तो ये स्टोरी शुरू होती है एक स्ट्रेंज इवेंट से, जिसमें हम देखते हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। ये इवेंट तब होता है जब उनका टीचर क्लास के बाहर किसी काम से जाता है। वो स्टूडेंट्स अपने आप को एक अननोन जगह पर पाते हैं और परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ उनका फोन भी नहीं चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उन स्टूडेंट्स के सामने एक फेरी है जो खुद को उस जगह की गॉडेस बताती है एंड उन स्टूडेंट्स को वेलकम करती है इस जगह पर, जिसका नाम है फैंटेसिया। वो गॉडेस उन स्टूडेंट्स को बताती है कि डीमन लॉर्ड जिंदा हो चुका है, जिससे फैंटेसिया खतरे में है एंड उन्हें फैंटेसिया को बचाने के लिए इस वर्ल्ड में बुलाया गया है। वो उन्हें ये भी बताती है कि जल्दी ही उन्हें एक टेंपल में टेलीपोर्ट किया जाएगा जहाँ पर एक सेंट है जो उनकी हर तरह से हेल्प करेगी। एक स्टूडेंट ओहानो गॉडेस से पूछता है कि क्या इस दुनिया में लेवल्स, मॉन्स्टर्स और स्किल विंडोज होंगे, जिसका जवाब उसे हाँ मिलता है। एक और स्टूडेंट मियान पूछती है कि क्या इस वर्ल्ड में प्रिंसेस एंड नाइट्स होंगे, और चॉय पूछता है कि क्या उनमें से वही रियल हीरो बन पाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटीज होंगी। गॉडेस मना करते हुए कहती है कि सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंट पावर्स दी गई हैं, बट एक ट्रू हीरो वही बनेगा जिसे बाकी दूसरे गॉड्स एक्सेप्ट करेंगे एंड अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। क्लास प्रेसिडेंट यूबोरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है कि वो सब घर कब जा पाएंगे। गॉडेस सोचती है एंड बताती है कि जब वो डीमन लॉर्ड को डिफीट कर देंगे तब जिन गॉड्स ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी वो उनकी विशेस को पूरा करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे थे, गॉडेस उनका आंसर तो कर रही थी बट वो किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही थी। फाइनली वो मोमेंट आता है जब हमारा मेन कैरेक्टर कैंग हेंसु हाथ उठाता है, गॉडेस से कहता है कि वो घर जाना चाहता है क्योंकि वो हीरो नहीं बनना चाहता था। गॉडेस उससे पूछती है कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ काउंटलेस लाइफ्स डेंजर में है, जिसका एंड हो सकता है, ऐसे वर्ल्ड को वो नजरअंदाज करके वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में क्यों जाना चाहता है। जिसके जवाब में कैंग कहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर हीरो कैसे बन सकता है। गॉडेस थोड़ा सोचती है एंड अनाउंस करती है कि अगर और कोई भी घर जाना चाहता है तो उसे अभी बता दे। बट हम देखते हैं कि और कोई भी वापस घर नहीं जाना चाहता एंड कैंग अकेले ही पोर्टल पर खड़ा रहता है। गॉडेस उसे अनवर्दी बताकर वहां से जाने को कहती है। कैंग पोर्टल में जाता है एंड हम देखते हैं कि कैंग एक फॉरेस्ट में आ चुका है। उसे लगा कि वो अर्थ पर स्कूल से दूर किसी जंगल में है, बट उसे कुछ आवाज आती है एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे वेयरवुल्व्स दिखते हैं जो ऑलरेडी एक एल्फ का मर्डर कर चुके होते हैं एंड अब उसके पीछे आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी क्लासमेट्स सेंट सिटी में आ चुके हैं जहां उन्हें एक सेंट वेलकम करती है, एल्सस, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर प्रिंस है एंड उन स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्टर भी हीरोज को ग्रीट करता है। तभी वहां प्रिंसेस आती है जो कि स्टूडेंट्स के सामने अपनी हील्स की वजह से गिर जाती है। एथना एक आर्क मेज है जो कि स्टूडेंट्स की मैजिक इंस्ट्रक्टर होती है। ओहानो अपनी स्टेटस विंडो चेक करना स्टार्ट कर देता है जहां पर कई डिफरेंट गॉड्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मैसेजेस जैसे एक सर्टेन गॉड हीरोज को उनकी लुक्स पर इवैल्यूएट करता है, अगर लुक्स अच्छे हैं तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वरना आगे बढ़ो। वैसे एक सर्टेन गॉड रैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट होता है। हम देखते हैं कि हर गॉड के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है बट सबका मोटिव डीमन लॉर्ड को डिफीट करना ही है। एक स्टूडेंट सेंट से पूछता है कि क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट किसी भी गॉड की ब्लेसिंग ना ले पाए, जिस पे सेंट कहती है कि वो क्रैश की चिंता नहीं करती है एंड इस दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसी तरह इस न्यू वर्ल्ड में हीरोज का एडवेंचर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि कैंग अभी भी मॉन्स्टर्स से भाग रहा होता है एंड तभी उसे स्टेटस विंडो शो होती है जिसमें पहले से ही एक कर्स होता है जो दो चीजें बताता है। पहली, वो सभी क्रीचर्स जो हीरो के एनिमी है उनकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी। सेकंड, हीरोज की सारी अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस जो वो हंटिंग से गेन करेगा उसे कम कर दिया जाएगा। हीरो समझ जाता है कि ऐसा उसके साथ गॉडेस ने किया है। हीरो कर्स को समझकर वेयरवुल्व्स से बात करने का ट्राई करता है बट वो उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हीरो किसी की आवाज सुनता है जिसकी लैंग्वेज उसे समझ नहीं आती, बट तभी एक एरो उसके पैर पर लगता है। हम देखते हैं कि उसे एरो एल्फ ने मारा होता है एंड वहाँ एल्व्स और वेयरवुल्व्स में फाइट हो जाती है। कैंग इसी तरह वहां से बचकर एक पेड़ के नीचे बैठता है एंड सोचता है कि उस गॉडेस की वजह से वहीं उसकी डेथ हो जाएगी। हम देखते हैं कि एक सर्टेन गॉड पेड़ के पीछे से कैंग को देख रहा होता है। वो कैंग के लिए इनविजिबल है बट कैंग की स्टेटस विंडो पर मैसेज आता है कि गॉड उसे देख रहा है। कैंग रोते हुए उस गॉड से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करता है। कई सारे मैसेजेस स्टेटस विंडो पर आने लगते हैं। सबसे पहले वो गॉड कैंग से पूछता है कि वो अकेला क्यों है, बट एक प्रॉपर आंसर ना मिलने पर वो कंफ्यूज हो जाता है। कैंग खुद को आउटसाइडर बताता है बट वो गॉड उस वर्ड को नहीं समझ पाता। कैंग झूठ बोलता है कि आउटसाइडर का मतलब है एक अकेला वुल्फ जो कि जंगल में रहता है। गॉड भी खुद को आउटसाइडर बताता है एंड उसकी हेल्प कर उसे हील कर देता है। वो एरो ब्रेक हो जाता है एंड कैंग का पेन भी चला जाता है। हम देखते हैं कैंग की स्टेटस विंडो में ब्लेसिंग आउटसाइडर एफ शो होती है। आउटसाइडर एफ ब्लेसिंग के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हीरो के बाकी सारे स्टेटस रीसेट हो जाएंगे डेथ छोड़कर। अगर हीरो जंगल से बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ डेंजरस होगा। कैंग पहले से बेटर फील करता है तो वो वहां से भागने का ट्राई करता है बट एक वुल्फ उस पर स्टोन से अटैक कर देता है। कैंग को चक्कर आता है बट ब्लेसिंग की वजह से वो तुरंत ठीक होकर वहां से भागने लगता है। कैंग माउंटेन के एंड पर पहुंचता है एंड सोचता है कि ब्लेसिंग की वजह से जब तक वो डायरेक्ट हिट से नहीं मरेगा तब तक उसके सारे हेल्थ स्टेटस रीसेट हो जाएंगे एंड वो उस माउंटेन से जंप करने का डिसीजन लेता है। वो पीछे मुड़ता है एंड वुल्फ्स को एक ऑफर देता है कि जो भी वुल्फ उसे सबसे पहले पकड़ेगा वो उसे अपनी बॉडी के सबसे डिलीशियस पार्ट्स देगा। तभी सारे वुल्फ्स उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं एंड वो सब माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। हीरो इसका फायदा उठाते हुए उन वुल्फ्स के ऊपर आ जाता है एंड वो सब नीचे क्रैश करते हैं। इससे बड़ा एक्सप्लोजन होता है बट हम देखते हैं कि हमारा हीरो सेफ है। गॉड उसके सर्वाइविंग स्किल से खुश होता है। सारे वुल्फ्स मर जाते हैं बट उनमें से एक हीरो को मारने के लिए बढ़ता है एंड उसकी स्टेटस विंडो अपीयर होती है जिसपे लेवल 3 ब्लू मून बुचर शो होता है। इस लेवल की वजह से वो मॉन्स्टर गिरने के बाद भी बच जाता है। कैंग सोचता है कि इस दुनिया
दुनिया में वीडियो गेम की तरह और भी बहुत सारे पावरफुल ओपोनेंट्स हैं जिन्हें मारकर वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्न कर सकता है एंड वो एक स्टोन उठाकर उस वुल्फ का मर्डर कर देता है। हम देखते हैं कि टेंपल में सेंट स्टूडेंट्स को लेवल अप करने के बारे में बता रही है। वो कहती है हीरोज या तो स्टेटस विंडो वाले मॉन्स्टर्स को किल करके लेवल अप कर सकते हैं या फिर गॉड्स की ब्लेसिंग से। स्टूडेंट्स उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं एंड सोचते हैं कि ऐसी पावर्स रिसीव करने के बाद वो इनविंसिबल हैं। सारी फीमेल स्टूडेंट्स ये सुनकर टेंस हो जाती हैं कि गॉड्स हमेशा हीरोज पर नजर रखते हैं चाहे वो शावर ही क्यों ना ले रहे हो। बट सेंट कहती है कि इसमें कुछ भी वल्गर नहीं है क्योंकि गॉड्स एंड ह्यूमंस डिफरेंट लेवल्स पे हैं। मियान इसे पॉजिटिवली देखती है जिससे गॉड्स खुश होकर उसे चार्म एफ की ब्लेसिंग देते हैं, बट वो उस ब्लेसिंग का गलत यूज करती है जिससे एक गॉडेस एंग्री होकर उसे कर्स देती है, पनिशमेंट एफ। सेंट बताती है जिससे भी कर्स या ब्लेसिंग मिलती है वो डेथ तक उसके साथ रहती है एंड जितनी ज्यादा रैंक होगी उतना ही उस कर्स या ब्लेसिंग का इफेक्ट भी होगा जिसे कम नहीं किया जा सकता है। हम देखते हैं कि कैंग वेयरवुल्फ से उसका वेपन ले लेता है बट उसका लेवल इंक्रीज नहीं होता। वो वहां से जाता है बट उसे अगेन वेयरवुल्फ्स मिल जाते हैं, पर वो इसे चांस मानकर उनसे फाइट करने का डिसीजन लेता है। वो पेड़ से वाइन लेता है एंड उससे स्टोन को बांधकर हवा में स्विंग करने लगता है। वेयरवुल्फ्स उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लेते हैं बट कैंग ब्लेसिंग की वजह से कॉन्फिडेंट था एंड वो सारे वुल्फ से फाइट कर उन्हें डिफीट कर देता है। वो उनमें से एक वुल्फ से ह्यूमन विलेज एंड उसकी स्पीशीज के बारे में पूछता है। वुल्फ उसे विलेज का डायरेक्शन बताता है एंड अपनी स्पीशीज नल बताता है। कैंग उसे थैंक्स करता है बट देन उसका मर्डर कर देता है। टेंपल में हम देखते हैं प्रिंस स्टूडेंट्स को बताता है कि उनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी जिसमें उन्हें स्वॉर्डमैनशिप एंड मैजिक सिखाया जाएगा। ओहानो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है एंड पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ट्रेनिंग स्किप कर सके। प्रिंस अलाउ करता है एंड हम देखते हैं कि एक इमेच्योर गॉड ओहानो में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं बट तभी ओहानो को एक स्पेशल ब्लेसिंग मिलती है जो उसे बताती है कि वो एक स्पेशल हीरो है एंड केवल वो ही इस ब्लेसिंग को देख और फील कर सकता है। हानो ट्रेनिंग स्किप कर सिटी के मर्सिनरी गिल्ड में खुद को रजिस्टर करने चला जाता है। वहाँ उसे एक रेड हेयर मर्सिनरी मिलती है जो उसे वार्न करती है कि ये बहुत डेंजरस है एंड उसे वापस घर जाने को कहती है। हानो को लगा कि ये मर्सिनरी कोई प्रिंसेस है जो डिस्गाइज में आई है एंड वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। इमेच्योर गॉड ये देख हंसते हंसते पागल हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि कैंग और भी वुल्फ से फाइट कर उन्हें डिफीट करता है एंड उसे पता चलता है कि ह्यूमन विलेज वेस्ट में है। कैंग को कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं। वो जब थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक मर्सिनरी वुमेन एंड दो स्वॉर्ड्समैन दिखते हैं। वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता एंड वो लेडी उस पर अटैक कर देती है। कैंग तभी नील करता है एंड उनके सामने सरेंडर कर देता है। कैंग उनके साथ ट्रैवल करने लगता है एंड वो उन्हें जेस्चर्स से अपना नाम बताता है बट वो उनकी बातों से और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। कैंग को लगा कि उससे बहुत फ्रेंडली लोग मिले हैं बट गॉड इससे खुश नहीं होता है क्योंकि कैंग आउटसाइडर की तरह बिहेव नहीं कर रहा था एंड वो उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसके फ्रेंड्स हों। कैंग गॉड के मैसेजेस पर ध्यान नहीं देता है एंड जेस्चर्स से उन लोगों का नाम जान लेता है। उनमें से एज में सबसे बड़े वाले मर्सनरी का नाम गैरी है। वो शायद उस ग्रुप का लीडर है जो अपने साथ एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड कैरी करता है। यंग मर्सनरी का नाम पोल है। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है एंड वो हंसता रहता है। वो डुअल हैंडेड है एंड दो स्वॉर्ड्स कैरी करता है। वुमन का नाम मीसा है एंड वो लॉन्ग रेंज अटैकर है। तभी वहाँ कुछ नल्स आ जाते हैं। कैंग उनसे फाइट करने जाता है बट उससे पहले टीम के बाकी लोग नल्स पर अटैक कर देते हैं। वो कैंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। कैंग मीसा को एक नल के अटैक से बचाता है। टीम की विक्ट्री होती है बट किसी रीजन से बाकी लोग खुश नहीं थे। मीसा कैंग को शूट करती है। हम उनकी बातों से समझते हैं कि वो कैंग को फाइट करते देख समझ गए थे कि वो कितना डेंजरस है एंड मीसा से बेटर फाइटर है बट अब वो उसे एज अ स्लेव सेल नहीं कर सकते थे जो कि उनका ओरिजिनल प्लान था। तो अब वो उसकी सारी चीजें सेल करना चाहते थे। कोल कैंग के पास उसे फाइनल ब्लो देने जाता है बट तभी कैंग की स्टेटस विंडो उसके सामने आ जाती है। ऐसा तभी होता है जब या तो स्टूडेंट ने उसे खुद शेयर किया हो या उसकी कोई स्पेशल ब्लेसिंग हो या वो जिंदा हो। कैंग तभी अचानक से उठता है एंड एक ही अटैक से कोल का मर्डर कर देता है। गैरी भी उसके सामने टिक नहीं पाता एंड वो उसका भी मर्डर कर देता है। मीसा कैंग से माफी मांगती है बट कैंग उसे भी नहीं छोड़ता। कैंग बताता है कि उसने मीसा की स्टेटस विंडो देखी थी एंड उसके पास भी ब्लेसिंग थी बट वो कोई हीरो नहीं थी। कैंग इसे कॉमन मान के विलेंस के सारे कॉइंस लेता है एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। टेंपल में मैजिक ट्रेनिंग चल रही है एंड एथेना स्टूडेंट्स को बताती है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैलेंट है जो कि ब्लड लाइन एंड एजुकेशनल कनेक्शन से आता है एंड उसके स्टूडेंट्स बनकर वो सब उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। यूबोरा एथेना से पूछती है कि जिसके पास ये दोनों नहीं है क्या वो भी मैजिक सीख सकता है, जिस पर एथेना इसे पॉसिबल बताती है एंड उससे अपना फर्स्ट स्टूडेंट बना लेती है एंड उसे मैजिक ओथ लेने को कहती है। यूबोरा को रैंक सी की ब्लेसिंग मिलती है। हम जान पाते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स या टीचर के पास मैजिक की ब्लेसिंग नहीं है तो वो विजर्ड नहीं बन सकता। एथेना बताती है कि एक एवरेज मैजिशियन ब्लेसिंग का यूज करता है एंड इसे व्हाइट मैजिक कहते हैं। वहीं ब्लैक मैजिक वो है जिसमें मैजिशियन अपनी बॉडी को फ्यूल की तरह यूज करता है एंड उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं होती। हमारा हीरो कैंग विलेज पहुंच चुका है एंड वो गाइड को ब्राइब कर विलेज में एंट्री ले लेता है। वो बिल्डिंग ओनर को भी ब्राइब करता है एंड रेस्ट करने चला जाता है। हम देखते हैं कि बाथरूम में वो अपनी बॉडी पे से ब्लड को नहीं हटा पा रहा था जिससे गॉड एक मिस्ट्री बताता है। कैंग के रूम के बाहर उसे किसी की वॉइस आती है जो उसे समझ आती है। वो सोचता है कि ऐसा कर्स की वजह से है एंड इसका मतलब बाहर कोई एनिमी है। वो अपना वेपन हाइड कर डोर ओपन करता है एंड देखता है कि विलेज चीफ उससे मिलने आए हैं। वो ये देखने आया था कि उसके विलेज में कौन फॉरेनर आ गया है। वो उसकी स्टेटस विंडो देख सकता था एंड कैंग को एडवाइस करता है कि उसे अपनी स्टेटस
विंडो हिडन रखनी चाहिए। चीफ को लगा कि विलेज में एल्फ स्पाई है क्योंकि उनकी हिस्ट्री एल्फ से अच्छी नहीं थी। वो बताता है कि एल्फ्स की ग्रीड की वजह से नल्स ह्यूमन टेरिटरी में आने लगे एंड उन्होंने ह्यूमंस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये विलेज सर्वाइवर्स ने नल्स से रिवेंज लेने के लिए बनाया है। हम देखते हैं कि गॉड सडनली फ्रस्ट्रेट होने लगता है एंड चीफ अपना लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि पैरालिसिस ड्रग जो उसके डिनर में थी उससे कैंग को कोई अफेक्ट क्यों नहीं हुआ। ये सुनते ही कैंग चीफ पे अटैक करता है बट चीफ की स्पेल की वजह से वो फ्रीज हो जाता है एंड चीफ उसका डैगर ले लेता है। हम देखते हैं कि कैंग एक बेसमेंट में है एंड चीफ एल्फ्स से एंग्री है एंड उसने उन्हें सीलिंग से हैंग कर रखा है। चीफ कैंग से उसकी स्टेटस विंडो देखने के लिए कहता है। उसका नाम क्रिम्सन है, उसके पास मैडनेस की ब्लेसिंग है एंड फेरी सी का कर्स है। इस कर्स से चीफ एल्फ्स का एनिमी बन गया है एंड उसका लाइफ स्पैन कम हो गया है। हम जान पाते हैं कि वो एक ब्लैक मैजिशियन है एंड अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए उसे किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड आज वो कैंग होगा। कैंग चीफ को बुलाता है एंड उसे लगा कि कैंग उससे अपनी लाइफ की भीख मांगेगा एंड वो खुशी में एल्फ्स को मारने लगता है। कैंग चीफ से कहता है कि वो उसके एक्शंस को समझता है एंड इस पाथ पे चलना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। चीफ ये देख बहुत खुश होता है कि फाइनली कोई उसे समझता है। खुशी में वो खुद को आउटसाइडर बोलने लगता है। चीफ खुश होकर कैंग को छोड़ एल्फ्स को सैक्रिफाइस करने के लिए चला जाता है। वो एक एल्फ जो चेन्स में बंधा था उसे मैजिक सर्कल पे सैक्रिफाइस करने के लिए डाल देता है। सैक्रिफाइस से पहले विक्टिम की कंसेंट चाहिए होती है जो कि उसे मिल जाती है क्योंकि वो एल्फ से कहता है कि उसके सैक्रिफाइस के बदले में वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। सैक्रिफाइस के बाद कैंग सोचता है कि चीफ अभी भी वैसा ही दिख रहा है, जिसपे वो बताता है कि वो ह्यूमन नहीं है। हमें पता चलता है कि चीफ पहले ह्यूमन हुआ करता था बट कर्स की वजह से वो सिक रहने लगा। बट तभी एक वैंडरिंग मैजिशियन ने उसे एक एक्सपेरिमेंट बताया एंड वो एक नल बन गया। वो एक्चुअली में एक हाइब्रिड था जो कि दो स्पीशीज के कॉम्बिनेशन से बना था, ह्यूमन एंड नल। चीफ कैंग के शोल्डर पर हाथ रख बताता है कि आज उसकी वजह से उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चला कि वो एक आउटसाइडर है एंड इसलिए वो कैंग की लाइफ का सही यूज करेगा। देन हम देखते हैं कि हमारा हीरो कैंग मैजिक सर्कल पे खड़ा है एंड चीफ उससे सैक्रिफाइस के लिए कंसेंट मांग रहा है। कैंग अपनी लास्ट विश मांगता है कि वो मीसा से मिलना चाहता है एंड बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। चीफ मना करता है बट कैंग कहता है कि अगर उसने ये रिचुअल सर्वाइव कर लिया तो चीफ उसे जाने देगा। चीफ कैंग की कंसेंट ले लेता है। रिचुअल में कैंग को बहुत पेन होता है बट वो सर्कल से बाहर निकलना मैनेज कर लेता है एंड चीफ को पंच करता है। चीफ को यकीन नहीं हुआ कि कैंग कैसे बच गया। कैंग चीफ से डील पूरी कर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। कैंग अपना डैगर लेता है एंड एक ब्लू हेयर्ड एल्फ को फ्री कर विटनेस के लिए उसे वहां से लेकर भागता है। तभी चीफ ब्लैक मैजिक यूज करता है बट वो एज करने लग जाता है एंड सोचता है कि कैंग के पास ऐसा कौन सा स्टेटस है जिससे वो उसके मैजिक से भी हर्ट नहीं हो रहा है। तभी कैंग पर एक अटैक होता है। क्रिम्सन डेड है बट उसका नल हेड अभी भी जिंदा है। वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था बट कैंग ठीक था एंड वो चीफ का मर्डर कर देता है जिसमें वो एल्फ उसकी हेल्प करती है। कैंग प्रिजनर्स को फ्री कर देता है एंड गार्ड्स को बुला लेता है। ऐसा लगा कि सब ठीक है बट एल्फ्स अभी भी कैंग को अपना एनिमी मानते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेंपल में नए मेंटोर्स एंड मैजिशियंस आने लगे हैं जो कि हीरो के मेंटोर होने का ऑनरेबल टाइटल चाहते थे। हम एक एल्फ को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस एल्फ का नाम एस्प्रेसो है जो कि एल्फ प्रिंसेस की मेड है। एस्प्रेसो को भी कैंग ने चीफ क्रिम्सन के प्रेजेंस से आजाद किया था पर उसे ह्यूमंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उसे इन्फॉर्म करती है कि एल्फ मर्सिनरीज कैंग को पकड़ नहीं पाए और वो भाग निकला। यह सुनकर एस्प्रेसो बहुत नाराज होती है क्योंकि कैंग के पास एल्फ प्रिंसेस का डैगर है जिसकी वजह से वो उसे एल्फ्स के लिए खतरा मानती है। एस्प्रेसो कैंग के लिए अनाप शनाप बक रही थी कि तभी ब्लू हेयर्ड एल्फ वहां आ जाती है जो कैंग के लिए अपशब्द सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। ये एल्फ काउंसिल वुमेन सेलेबस है जिसे कैंग ने रेस्क्यू किया था। सेलेबस एक रॉयल एल्फ है जिसके पास इनफाइनाइट लाइफ का वरदान है। उसकी इनफाइनाइट लाइफ की वजह से ही उसे क्रिम्सन ने बहुत लंबे समय तक बंदी बना रखा था। वो कैंग की शुक्रगुजार है और इसीलिए उसकी तलाश में निकल जाती है। ये सारे इवेंट्स कैंग का गॉड छुप कर देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि हीरोज प्रिंस एल्सस के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एल्सस नाइट्स के कमांडर से एक प्रैक्टिस फाइट करना चाहता है ताकि वो स्टूडेंट्स को स्वॉर्डमैनशिप की बारीकियां समझा सके। फाइट स्टार्ट होती है पर कमांडर एल्सस को बड़ी आसानी से हरा देता है। एल्सस उसके स्किल्स की तारीफ कर उससे एक और फाइट करना चाहता है पर ट्विस्ट ये है कि इस बार फाइट में मैजिक भी यूज होगा। एल्सस मैजिक से ऑरा क्रिएट करता है और उन दोनों के बीच एक क्लैश होता है पर इस बार एल्सस ने एक ही अटैक से कमांडर की स्वॉर्ड के टुकड़े कर दिए थे। एक ही अटैक से ओपोनेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देने की पावर को ही एल्सस असली स्वॉर्डमैनशिप मानता है। एल्सस ने स्टूडेंट्स को उनके सामने रखी चाय पीने को कहा जिसका टेस्ट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एल्सस हीरोज से कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए उन्हें वॉरियर की ब्लेसिंग की जरूरत है जो इस चाय को पीने से उन्हें जल्दी मिल सकती है। जहां बाकी हीरोज से चाय पी नहीं जा रही थी वहीं चॉय एक के बाद एक कप खाली किए जा रहा था। वो अपने क्लासमेट से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है जिसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। एल्सस बताता है कि जैसे हम एक दिन में खली नहीं बन सकते वैसे ही ब्लेसिंग से स्ट्रॉन्ग बनने में भी टाइम लगेगा। तभी चॉय को ग्रिट की ब्लेसिंग मिलती है जिससे वो जैसे जैसे फाइट करता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर अगर वो कभी भी फाइट में हारा या उसकी लड़ने की मोटिवेशन गई तो इस ब्लेसिंग का इफेक्ट रीसेट हो जाएगा। आगे हम कैंग को देखते हैं
जो एक पेड़ पर बैठा है और लेवल अप करने के तरीके सोच रहा है। तभी कुछ नल्स उसे देख लेते हैं। अच्छा मौका देख कैंग भी उनसे फाइट करने चला जाता है, पर उसके लिए उन्हें मारना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे लगा कि शायद उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, पर स्टेटस विंडो अभी भी सेम थी। एक स्टैट डिविडेंड इंक्रीज हुआ था और गॉड से पूछने पर उसे पता चला कि डिविडेंड ज्यादा होना ही उसके लिए बेहतर है। कैंग ने एक नल को जिंदा छोड़ दिया था और इसका रीजन जानकर तुम हैरान रह जाओगे। कैंग उस नल से वो स्पेशल टेक्निक सीखना चाहता है जो केवल नल से यूज कर सकते थे। उसका लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से गॉडेस से रिवेंज लेना इम्पॉसिबल है, तो वो इस टेक्निक को सीख पावरफुल बनना चाहता है। अच्छा अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कैंग नल से कम्युनिकेट कैसे करता है, तो ये उसके कर्ज की वजह से है, जिससे वो अपने एनिमीज की लैंग्वेज को समझ सकता है, पर फ्रेंडली लोगों से बात कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। नल कैंग से कहता है कि जब भी उसे भूख लगती है तो ये पावर उसमें अपने आप आ जाती है, पर कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अगले कुछ दिन नल को ऑब्जर्व करने का डिसीजन लेता है। हम देखते हैं कि नल हंटिंग करता और बीच बीच में कैंग पर अटैक भी कर देता, पर वो कभी भी कैंग से जीत नहीं पाता था। ऑब्जर्व करने पर कैंग को समझ आता है कि जब भी नल कुछ खाता तो एनर्जी धीमे धीमे उसके पेट से फ्लो होने लगती थी। इस एनर्जी से ही नल स्ट्रॉन्ग बनता है और अपनी भूख मिटाने के लिए और हंटिंग कर पाता है। नल कैंग पर दोबारा अटैक करता है, पर अब तक कैंग नल की टेक्निक को समझ चुका था। वो भी इस टेक्निक की पावर को यूज कर नल से फाइट करता है और एक ही अटैक से उसके टुकड़े कर देता है। कैंग फाइनली नल की टेक्निक को मास्टर कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि इंटेंस इमोशन से ही वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है, और खास बात ये है कि इस टेक्निक को उसके सिवा और कोई भी ह्यूमन यूज नहीं कर सकता है। ह्यूमंस इस टेक्निक को यूज करते ही मर जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी, पर क्योंकि कैंग के पास आउटसाइडर की ब्लेसिंग है तो उसका स्टेटस बार बार रीसेट हो जाता है। इसी वजह से उसकी लाइफ फोर्स कभी खत्म नहीं होगी और वो जब चाहेगा तब इस टेक्निक को यूज कर सकेगा। कैंग अपनी नई पावर से नल्स पर हमला बोल देता है और उसी विलेज पहुंच जाता है जहां से उसे भगाया गया था। वो उन लोगों को भी अपनी पावर का स्वाद चखाना चाहता था और एक एक कर गार्ड्स को निपटाना शुरू कर देता है। उसके लिए नल्स और ह्यूमंस के मर्डर में अब कोई भी अंतर नहीं था। एक अजीब बात ये थी कि इस विलेज में अब तक उसे एक भी एल्फ नहीं दिखा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। हमें पता चलता है कि ये बंदी असल में एल्व्स हैं, जिन्हें क्रिम्सन के बेसमेंट में वापस लाया गया है। उन एल्व्स के सामने कुछ मर्सनरी हैं जो क्रिम्सन के फ्रेंड्स हैं। वो क्रिम्सन की डेथ का रिवेंज लेना चाहते थे और इसीलिए एक एक कर उन एल्व्स को मारना शुरू कर देते हैं। इन एल्व्स में प्रिंसेस की मेड भी है जो मारी जाती है। सारे एल्व्स को मार दिया गया था और बस एक ही एल्फ बची थी, रॉयल एल्फ सेलेबस। मर्सिनरीज सेलेबस को ऑफर देते हैं कि वो उसे जाने देंगे अगर वो उन्हें उनके सेवियर यानी कैंग की आइडेंटिटी बता देगी। सेलेबस इस ऑफर को ठुकरा देती है, जिसके बाद एक मर्सिनरी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सेलेबस को लगा कि ये उसका अंतिम समय है, और तभी उसके मुंह पर खून की छींटें आती हैं और आंखें खोलने पर उसे मर्सिनरी का उड़ता हुआ सर दिखता है। सेलेबस एक और बार बच गई थी और उसे बचाने हमारा हीरो महारथी कैंग आ चुका था। कैंग एक एक कर ग्रुप के सभी मेंबर्स को मारने लगता है। वो उनकी लैंग्वेज तो समझ नहीं पा रहा था, पर उनके हाव भाव से ये जान गया था कि वो लोग उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ग्रुप लीडर भी चुपचाप भागने की कोशिश करती है, पर कैंग उसे भी बेरहमी से मार देता है। कैंग सेलेबस की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था, तो वो उसे अपनी स्टेटस विंडो दिखाती है, जिसे देख कैंग शॉक्ड हो जाता है। सेलेबस एक हाई रैंकिंग एल्फ है जिसके पास 3 ब्लेसिंग्स हैं, जिनमें से एक ब्लेसिंग टेमर की है, जिससे वो एनिमल्स और बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। सेलेबस उसे अपना नाम बताने की कोशिश करती है, जो वो समझ जाता है। कैंग सबको मारने का मन बनाकर आया था, पर उसे सेलेबस की सिचुएशन अपनी प्रीवियस सिचुएशन जैसी लगी, तो वो उसे फ्री कर देता है। अब तक सेलेबस भी उसका नाम जान चुकी थी। कैंग और सेलेबस को करीब देख गॉड गुस्से से लाल हो रहा था। कैंग उसके गुस्से से बचना चाहता था, तो वो सेलेबस को लेकर विलेज से निकल जाता है ताकि वो उसे सेफली छोड़ गॉड को शांत कर सके। जाते समय सेलेबस ऊपर की तरफ इशारा करती है और हम देखते हैं कि एक फीनिक्स उनका पीछा कर रहा था। सेलेबस फीनिक्स के पास जाकर कुछ कहती है और हमें पता चलता है कि फीनिक्स असल में उसका टेम्ड बीस्ट है। वो कैंग के पास जाकर उसे किस करती है। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, जिससे गॉड को भी झटका लग जाता है। सेलेबस अपने अंदाज में कैंग का शुक्रिया कर फीनिक्स पे सवार होती है और वहाँ से चली जाती है। गॉड कैंग के इस बिहेवियर से बड़े गुस्से में है और उसे कोस ही रहा था कि तभी कैंग की स्टेटस विंडोज के सामने आती है और हम देखते हैं कि उसे एक हाई रैंकिंग फेरी ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसे दीर्घायु और सदा जवान रहने का वरदान मिला है। साथ ही में एल्फ से उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है, जिससे एल्फ का फेवर मिलना उसके लिए आसान हो गया है। अब उसके पास 2 ब्लेसिंग्स हैं, आउटसाइडर और फेरी। दोनों ब्लेसिंग्स को साथ में यूज करने पर नल टेक्निक भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कैंग और गॉड इससे बहुत खुश हैं और वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज एल्सिस और एथना के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में आ चुके हैं, जहां वो आज हंटिंग कर अपने लेवल्स इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। हीरोज हंटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज पहली बार उन्हें रियल फाइट करने का मौका मिला है। तभी एक हीरो को स्लाइम दिखता है, जिस पर वो अटैक करने की कोशिश करता है। एल्सिस और एथना उसे रोकते हुए बताते हैं कि स्लाइम्स असल में मॉन्स्टर्स नहीं है, वो बड़े काम के क्रीचर्स हैं जो इस वर्ल्ड में पेस्ट कंट्रोल करते हैं। स्लाइम
स्लाइम्स एक ऐसे क्रीचर्स हैं जो गंदगी खाकर इस वर्ल्ड को साफ रखते हैं। वो डेड बॉडीज को भी चट कर जाते हैं ताकि एरिया में इन्फेक्शंस ना फैले। एल्सस एक्सप्लेन करता है कि हंटिंग में आज हीरोज का टारगेट लेवल 4 नल्स होंगे। हीरोज डर जाते हैं क्योंकि अभी वो लेवल 1 ही है, पर एथना उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि वो बेझिझक फाइट कर सकते हैं। सेंटिस वही मौजूद है जो उन्हें हील कर सकती है, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद वो उन्हें वापस जिंदा भी कर सकती है। नल्स आना शुरू हुए और हीरोज उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस में अपना लेवल बूस्टर समझकर उन पर अटैक कर देते हैं। ये हीरोज आज पहली बार टेंपल से बाहर निकले थे और इनका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ही देर में चकनाचूर हो जाता है। नल्स बहुत पावरफुल हैं और हमें हर तरफ से चिल्लाने और हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। हीरोज उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी ये हालत देख एल्सस इंटरफेयर कर सभी नल्स को मार देता है। हीरोज को अब तक एहसास हो चुका था कि ये दुनिया उतनी सुहानी नहीं जितना उन्होंने सोचा था। सेंटिस एक एक कर हीरोज को हील कर देती है और उन्हें वापस लड़ने के लिए कहती है, जैसे मानो ये सब उसके लिए एक खेल हो। कुछ हीरोज अभी भी टिके हुए थे और चॉय उनमें से ही एक था। वो अपनी ग्रिड ब्लेसिंग का यूज करते हुए बड़ी आसानी से नल को हरा देता है। उसका लेवल इंक्रीज हुआ जिससे उसे हंटिंग आसान लगने लगी और लगे भी क्यों ना उसे धनाधन ब्लेसिंग्स जो मिलती चली जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ हीरोज मियान को अपनी देवी मान उसके लिए मर मिटने को तैयार थे। मियान के पास चार्म की ब्लेसिंग है जिससे लोग उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। मियान के कंट्रोल में हीरोज अगर मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो इससे उसका लेवल भी इंक्रीज होगा और इसी के साथ उसे भी ब्लेसिंग मिल जाती है। गॉड्स के लिए ये सब इवेंट्स एंटरटेनमेंट का एक सोर्स हैं। वो बड़े आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब देख रहे हैं। क्लास प्रेसिडेंट यू बोरा अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रही है। उसका मैजिक स्ट्रॉन्ग है तो वो फायर मैजिक से एक ही अटैक में नल को मार देती है। लेवल इंक्रीज होने के साथ ही उसे वेपन की ब्लेसिंग भी मिलती है जिससे उसकी बॉडी एक पावरफुल वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस ब्लेसिंग की एक और क्वालिटी है कि वो जो भी एक्सटर्नल वेपन यूज करेगी वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। ब्लेसिंग का यूज कर वो बड़ी आसानी से नल को हरा एक और लेवल अप कर लेती है। चॉय और मियान प्रेसिडेंट को देख एक्साइटेड हैं और उससे अपना कॉम्पिटिटर मान चुके हैं। एल्सस और एथना इन नए हीरोज की अचीवमेंट्स पर नजर गड़ाए इन्हें दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे थे। जहां हीरोज के लिए एक नल को मारना भी बड़ी बात थी, वहीं कैंग नल्स की लाशों का ढेर बिछाया जा रहा था। उसने कम से कम 1000 नल्स को तो मार ही दिया था। उसे लगा कि वो काफी लेवल अप कर चुका होगा तो इसीलिए वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है, जिसे चेक करने पर वो निराशा से भर जाता है क्योंकि उसकी विंडो में एक और कर्स ऐड हो चुका है। पर सबसे बुरी बात ये थी कि उसे यकीन हो चुका था कि अब उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा। उसके कर्स का नाम स्लॉटर है जिसकी वजह से फ्रेंडली स्पीशीज उससे डरने लगेंगी और उसके एक्शंस का विरोध भी करेंगी। फ्रेंडली स्पीशीज को कैंग अब किसी अनजान मॉन्स्टर से कम नहीं लगेगा। कैंग उन सभी नल्स का लूटा हुआ खजाना ले लेता है क्योंकि वो समझता है अगर वो स्ट्रेंथ से पावरफुल नहीं बन सकता तो उसे पैसे से ही मजबूत होना पड़ेगा। कुछ और नल्स इस बार ज्यादा तादाद में कैंग से फाइट करने आते हैं जिनमें एक हाई रैंकिंग नल भी है। कैंग इतने सारे मॉन्स्टर्स पर अपनी पावर आजमाने के लिए बेहद उत्साहित है। उसकी पावर देख मॉन्स्टर्स को भी अब उससे डर लगने लगा था क्योंकि उसके पास ना ही केवल उनके जैसी सेम पावर है बल्कि स्लॉटर का कर्स भी है जो उसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। आगे हम देखते हैं कि हीरोज की ट्रेनिंग जारी है और कई हीरोज मॉन्स्टर्स से डर कर वापस टेंपल भाग चुके हैं। उन पे खर्च होने वाले पैसे अब इन बचे हुए हीरोज की ट्रेनिंग में यूज होंगे। एक बात जो हमें पता चलती है कि इस वर्ल्ड में हीरोज की कोई कदर नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स ही उन्हें खास बनाती हैं। तो जिसके पास जितनी ज्यादा और अच्छी ब्लेसिंग्स होंगी उसका उतना ही सम्मान किया जाएगा। एक नाइट घबराते हुए रिपोर्ट करता है कि फॉरेस्ट में लेवल 5 नल देखा गया है। सेंटिस सोचती है कि उनके पास भी कुछ लेवल 5 हीरोज हैं और इसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझकर वो हीरोज को एल्सस के साथ मॉन्स्टर से फाइट करने भेज देती है। वो सभी मॉन्स्टर के पास पहुंच चुके हैं जहाँ एल्सस उन्हें बताता है कि ये एक स्पेशल नल है जिसकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है। एथना की ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वो नल उन्हें नोटिस कर लेता है और एक घमासान युद्ध शुरू होता है। टीचर्स हीरोज को भेड़ बकरियों की तरह छोड़कर पीछे हट जाते हैं। हीरोज बहुत डरे हुए हैं पर चॉय लीडर बन टीम की कमान अपने हाथों में लेता है। वो उन्हें स्ट्रैटेजी समझा ही रहा था कि तब तक नल उन पर अटैक कर देता है। नल किसी को भी नहीं बख्शता और एक एक कर सभी हीरोज को धूल चटा देता है। प्रेसिडेंट यू बोरा ने भी जब उसका सामना करने की कोशिश की तो नल ने उसे बुरी तरह मारकर दूर फेंक दिया। उसके एक ही अटैक से प्रेसिडेंट बेहोश हो जाती है। नल यू बोरा और मियान की तरफ बढ़ने लगता है। मियान जो कि बहुत डरी हुई है अपनी चार्म ब्लेसिंग का यूज करती है पर इस बार उसकी ब्लेसिंग बैकफायर कर गई। वो नल उसकी चार्म ब्लेसिंग से अफेक्ट हो गया और उसे टच करने लगा। उस नल की हवस जाग चुकी थी। तभी उस पर एक पावरफुल अटैक हुआ जिससे एल्सस उसका अंत कर देता है। मियान बच तो गई थी पर पहली बार अपनी मौत को इतने करीब से देख उसकी आत्मा कांप गई थी। भले ही नल मारा जा चुका था पर उसके गुस्से की आग में हमारे हीरोज बुरी तरह झुलस चुके थे। वो समझ गए थे कि ये दुनिया कोई गेम नहीं है। ये वर्ल्ड जितना सुलझा हुआ बाहर से दिख रहा था उतने ही गहरे रहस्य अपने अंदर छुपाए हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ कैंग नल की पावर्स को हासिल कर एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को हंट किए जा रहा है। वो पावर से लेवल अप नहीं कर पा रहा था तो उसने पैसों से स्ट्रॉन्ग बनने की सोची। उसने उन सभी नल्स को लूट अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा कर लिया, पर अभी भी एक समस्या थी। कर्ज के कारण वो ह्यूमन से इंटरैक्ट नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से आगे चलकर उसको चीजें बेचने और खरीदने में प्रॉब्लम होना तय था। इसलिए वो सोचता है कि उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जो इन सिचुएशंस में उसकी हेल्प कर सके। तभी वहां से गुजरते हुए किसी ने ह्यूमन लैंग्वेज में कैंग से पूछा कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को किसने मारा। ये सुनकर कैंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे जिसकी तलाश थी वो उसे मिल चुका था। उसने तुरंत उस बंदे को पकड़ लिया और उसका नाम पूछते हुए कहने लगा कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। कैंग को लगा कि वो कोई नल होगा, पर हमें पता चलता है कि वो असल में एक डीमन है। अपने सामने डीमन को देखकर कैंग हैरान है, क्योंकि गॉडेस ने हीरोज को इस वर्ल्ड को डीमंस के कहर से बचाने के लिए बुलाया था, पर उसे लगा नहीं था कि डीमंस इतने वीक होंगे। डीमन कहता है कि वो वीक नहीं है, बल्कि कैंग जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर है। डीमन के पास एक ऑब्जर्वेशन ब्लेसिंग है, जिससे वो कैंग की सारी ब्लेसिंग्स और कर्सेस को देख सकता था। ये डीमन बाकी लोगों की स्टेटस विंडोज को भी बड़े आराम से देख उनकी पावर्स के बारे में जान सकता था। कैंग का इंटरेस्ट डीमन में और बढ़ गया जब उसने रिवील किया कि वो एक डार्क मेज है जो अपनी फैमिली से दूर रहकर ट्रेनिंग कर रहा है ताकि जल्द से जल्द पावरफुल बन वो शादी कर सके। कैंग उसकी वीकनेस का मजाक उड़ाता है, जिस पर डीमन पूछता है कि वो अभी तक होश में कैसे है। कैंग को कुछ भी समझ नहीं आया तो डीमन बताता है कि उसने काफी ज्यादा अमाउंट में पैरालिसिस पोशन का यूज किया है, जिससे पावरफुल फेरीज तक को पैरालाइज किया जा सकता है। तो एक लेवल 1 ह्यूमन उसके सामने अभी तक कैसे खड़ा है। ये सुनकर कैंग को चीफ की याद आ गई और गुस्से से उसका खून खोलने लगा। डीमन उससे डर गया तो उसने बाइंडिंग स्पेल यूज कर कैंग को रोकने की कोशिश की, पर कैंग ने बड़ी आसानी से उसकी स्पेल को ब्रेक कर दिया। कैंग डीमन से पूछता है कि उसका चीफ से क्या रिलेशन है, और डीमन बात को टालने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो बहुत से चीफ्स को जानता है। कैंग कहता है कि वो उस चीफ की बात कर रहा है जिसने नल से कंबाइन कर खुद को हाइब्रिड बना लिया था। डीमन बताता है कि बहुत टाइम पहले उसने बूढ़े दुखी आदमी की हेल्प कर उसे फेरी के कर्ज से बचाया था। ये सुनकर कैंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये डीमन ही वो डार्क मैजिशियन था जिसने चीफ की हेल्प कर उसे हाइब्रिड बना जीवन दान दिया, और कैंग उसी चीफ के मैजिक से मरते मरते बचा था। कैंग ने डीमन को मार मार कर उसका हाल बेहाल कर दिया और इसके बाद उसकी हेल्प करने के लिए उसे धमकाने लगा। डीमन खुद को हील कर लेता है, पर वो कैंग की हेल्प नहीं करना चाहता था, क्योंकि पास की सिटी में एक सेंट रहती है जिनसे डीमंस की जान को खतरा है। पर वो दोनों इस बात पर राजी होते हैं कि डीमन कैंग को एक दूसरी पास की सिटी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। आगे हम ओहानो को देखते हैं, जो मर्सिनरी गिल्ड में मिली एडवेंचरर के साथ हंटिंग पर निकल चुका है। ओहानो ने जोश जोश में टेंपल तो छोड़ दिया था, पर उसे इस वर्ल्ड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उस एडवेंचरर ने ही उसके लिए स्वॉर्ड और आर्मर खरीदा है, और यहाँ तक कि उसके बाकी खर्चे भी वही उठा रही थी। एडवेंचरर ओहानो के साथ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि पूरी जर्नी के दौरान वो बस पीछे से उसे घूरे जा रहा था। वो दोनों ऑक्स की टेरिटरी में आ चुके हैं, जहाँ के खतरों से एडवेंचरर ओहानो को सावधान रहने को कहती है। ओहानो इस वार्निंग को हल्के में लेता है, क्योंकि जब से वो इस वर्ल्ड में आया है उसे कई स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली हैं, जिससे वो खुद को इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर समझने की गलती कर बैठा है। उसके पास मर्सिनरी की स्पेशल ब्लेसिंग है, जिससे हंटिंग करने पर उसे एडिशनल एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो मिलेंगे, पर अगर वो डिफीट हुआ तो काफी ज्यादा पॉइंट्स उसे गंवाने भी पड़ेंगे। वो दोनों हैरान हैं, क्योंकि इस रीजन में उन्हें अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था। एडवेंचरर इसके बारे में गिल्ड को रिपोर्ट करना चाहती है, पर ओहानो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक नल उनके सामने आ गया, जिसने ओहानो पर अटैक किया। ओहानो इस अटैक को डॉज कर लेता है, और एडवेंचरर भी उसकी हेल्प करने आती है, और उनके सामने कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। वो एक हाई क्लास मॉन्स्टर है, जिस पर उनके अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देख वो दोनों मिलकर फाइट करने का डिसीजन लेते हैं। इतने में ही एक नल ने ओहानो पर पत्थर फेंक के मारा, और एक ही अटैक से महान ओहानो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब ओहानो को होश आया तो हमें पता चला कि एडवेंचरर ने सारे नल्स को अकेले ही मार दिया था, पर ओहानो को बचाने के चक्कर में वो अपना एक हाथ खो चुकी थी। पर एडवेंचरर ओहानो से कहती है कि उसकी इस कंडीशन का जिम्मेदार वो नहीं है, और खुद की लापरवाही के कारण ही उसका ये हाल हुआ था। ओहानो समझ गया कि एडवेंचरर ऐसा उसकी स्पेशल ब्लेसिंग की वजह से कह रही है। ओहानो की स्पेशल ब्लेसिंग का यूज यही है कि उसकी गलतियों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और वो बड़ी आसानी से इन सिचुएशन से बच निकलेगा। हानो जो खुद को महान समझता है, उसके साथ ऐसा मजाक होते देख गॉड्स हंसते हंसते पागल हो रहे थे, जिससे ओहानो इरिटेट होकर उन पर भड़क गया। गॉड्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए उसे कर्ज कर दिया। कर्ज की वजह से ओहानो अब ताका झांकी नहीं कर सकेगा, और साथ ही में उसकी वीकनेस और सीक्रेट्स रिवील होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। ओहानो इससे दुखी है, और वो दोनों वापस सिटी जाने का डिसीजन लेते हैं। ओहानो एडवेंचरर से प्रॉमिस करता है कि वो उसे पहले जैसा कर देगा, क्योंकि सिटी में सेंटेस है जो आसानी से उसे हील कर सकती है। दूसरी तरफ हम कैंग और डीमन को फॉरेस्ट में ट्रैवल करते देख रहे हैं। डीमन का नाम कॉगमॉस है, और वो दोनों फाइनली फॉरेस्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं। कैंग खुश है, पर डीमन उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि फॉरेस्ट खत्म होते ही ऑक्स की टेरिटरी शुरू हो जाती है। कैंग को इससे फर्क नहीं पड़ता, और थोड़ी दूर चलते ही एक पहाड़ी के नीचे उन्हें कई सारे ऑक्स दिखने लगते हैं। ऑक्स भी ह्यूमन स्मेल को सेंस कर अलर्ट हो जाते हैं, पर उनके अलर्ट होने का असली रीजन कैंग की आंखें हैं, जो उसकी नल पावर्स की वजह से ग्लो कर रही थी। इसी कारण से वो रात के अंधेरे में भी आसानी से विजिबल है, और सभी ऑक्स ने अब तक उसे देख लिया था। बिना समय गवाए कैंग उन ऑक्स के पास चला जाता है, जिन्हें लगा कि वो एक साधारण ह्यूमन होगा, तो वो उसे स्किनी पिग कहकर बुलाते हैं। ऑक्स ये देखकर हैरान है कि एक ह्यूमन उनकी लैंग्वेज में कैसे बात कर पा रहा है, पर अब बातों का समय नहीं था। कैंग अपना डैगर निकालता है और एक एक कर ऑक्स को मारने लगता है। उसकी पावर देख बाकी ऑक्स भी डर गए। वो उससे बात कर नेगोशिएट करना चाहते थे, पर कैंग किलिंग मशीन बन चुका था, और ये मशीन तभी रुकी जब उस एरिया के सारे ऑक्स मारे जा चुके थे। ऑक्स को मारने के बाद कैंग ने देखा कि डीमन को एक डिवाइन फोर्स जला रही है, जिसके
उसके बारे में पूछने पर डीमन उसे ऊपर देखने को कहता है। आसमान में उन्हें एक व्हाइट ड्रैगन दिखा जिस पर एक सेंटेस सवार थी। सेंटेस डीमंस की जानी दुश्मन है और उसने ही डीमन की प्रेजेंस फील कर उस पर डिवाइन फायर से अटैक किया था। सेंटेस वहां नहीं रुकी और डीमन ने किसी तरह उसके अटैक को सर्वाइव कर लिया, पर उसकी हालत काफी खराब थी जिसकी वजह से कैंग को उसे कैरी करना पड़ रहा था। डीमन कैंग से पूछता है कि ह्यूमन होते हुए भी वो इतना पावरफुल कैसे है। कैंग ने जब बताया कि वो हीरो बनते बनते रह गया तो ये सुनकर डीमन के होश उड़ गए, क्योंकि जब कोई डीमन हीरो से हारता है तो उसे हीरो का कर्ज मिलता है। इस कर्ज की वजह से लेवल अप करना इम्पॉसिबल है, जिससे वो डीमन वीक हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कैंग के पास भी हीरो कर्ज है, पर वो इसके विपरीत बहुत पावरफुल है। डीमन ये भी कहता है कि उसने पूरी दुनिया घूमी है पर आज तक उसने कभी भी आउटसाइडर ब्लेसिंग के बारे में नहीं सुना। कैंग को भी ये बात अजीब लगी और वो सोचने लगा कि कहीं वो अपनी आउटसाइडर ब्लेसिंग की मीनिंग को अभी तक मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा था। डीमन आगे कहता है कि उसकी ये ब्लेसिंग असल में एक चीट स्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो कैंग को भूख प्यास लगती है, ना ही वो थकता है और उसकी सारी इंजरीज भी हील हो जाती हैं। पर एक ड्रॉबैक है कि वो लेवल अप नहीं कर पा रहा है। कैंग और डीमन को बात करते देख गॉड उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है, जैसे मानो सब कुछ पता होते हुए भी वो अनजान बनने का नाटक कर रहा हो। इसके बाद हम टेंपल में हीरोज को देखते हैं जो नल से बैटल हारने के बाद काफी दुखी और डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। एल्सिस हीरोज का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है, पर एक चिंता उसे भी सता रही है। फॉरेस्ट से नल्स कम होते जा रहे हैं, जिससे हीरोज को लेवल अप करने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी एक सोल्जर इन्फॉर्म करता है कि उन्हें उस मर्सिनरी ग्रुप के बारे में कुछ भी पता नहीं चला जिन्होंने नल्स की टेरिटरी में घुसकर सारे नल्स को मार दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई ऑर्डर नाइट्स का काम है, क्योंकि नल्स की बॉडीज पर सिमिलर अटैक पैटर्न्स देखने को मिले हैं। एल्सिस ने हीरोज की ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में एंट्री पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दी थी और उसके लिए मानना मुश्किल है कि किसी ने टेरिटरी में घुसकर एक ही रात में सारे नल्स का खात्मा कर दिया था। एल्सिस सोल्जर से कहता है कि नल्स को छोड़ ऑक्स की हंटिंग की प्रिपरेशंस शुरू की जाएं, और वो बात कर ही रहे थे कि तभी हांफते कांपते कोई वहां आ जाता है। हम देखते हैं कि ओहानो एडवेंचरर के ट्रीटमेंट के लिए सेंटेस से मिलने टेंपल आ चुका है। वो घबराया हुआ है और उसने सेंटेस से मिलने की रट लगा रखी है। प्रिंसेस एथेना भी वहां आ गई और उनका रिएक्शन देख ऐसा लगा जैसे वो उस एडवेंचरर को पहले से ही जानती हो। टेंपल में इतना शोर होते देख सेंटेस भी वहां आ जाती है। ओहानो ने उनके पास जाने की कोशिश की पर गार्ड्स ने उसे वहीं रोक दिया। सेंटेस उसे देख उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो अभी भी लेवल 1 है जिसे कर्ज भी किया जा चुका है। उसके कई फ्रेंड्स लेवल 6 पर हैं और ये जानकर ओहानो इंफीरियर फील करने लगता है। हमें पता चला कि उस एडवेंचरर का नाम आर्या है जो कि एक नोबल फैमिली से है, पर सेंटेस की हीलिंग लेने के लिए केवल नोबल फैमिली से होना काफी नहीं था। ओहानो कहता है कि आर्या के पास फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग नाइट बनने का पोटेंशियल है, पर सेंटेस कहती है कि जो नाइट्स अभी टेंपल में है वो ऑलरेडी लेवल 30 पर है, तो आर्या को नाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे दी जा सकती है। सेंटेस कहती है कि शायद उसकी हीलिंग एबिलिटीज को ओहानो बहुत हल्के में ले रहा है। उसने रिसेंटली काउंसिल वुमेन सिलेबस को हील किया था, जिसके लिए उसे बहुत मूल्यवान गिफ्ट्स दिए गए थे। गिफ्ट्स इतने बेशकीमती हैं कि उनसे आधा नेशन खरीदा जा सकता है। ये सब सुनकर ओहानो हार मान गया, पर तभी यूबोरा सेंटेस से कुछ कहती है। वो आर्या को अपना कॉमरेड बनाना चाहती है और उसकी ये विश जानकर सेंटेस आर्या को हील करने के लिए तैयार हो जाती है। उसने अपनी हीलिंग पावर्स का यूज कर एक झटके में ही आर्या का हाथ पहले जैसा कर दिया और उससे जिंदगी भर यूबोरा का कॉमरेड बन उसे प्रोटेक्ट करने को कहा। आर्या यूबोरा की आभारी है और बाकी हीरोज के साथ उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेती है। एक और बार ओहानो अकेला है, पर उम्मीद की किरण एथेना के रूप में उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। एथेना और आर्या बचपन के दोस्त हैं और वो ओहानो की शुक्रगुजार है क्योंकि वो आर्या को टेंपल में लेकर आया था। एथेना खुश है और इसीलिए वो ओहानो को अपना दूसरा स्टूडेंट चूज करती है। ओहानो को मैजिक ब्लेसिंग मिली, पर अपनी मंद बुद्धि की वजह से उसे ये लगने लगा था कि एथेना को उस पर क्रश है। आगे हम देखते हैं कि कैंग रोज की तरह ऑक्स की हंटिंग कर रहा है। डीमन की भी रिकवरी हो चुकी है और क्योंकि वो सिटी के करीब है तो डीमन ने मैजिक से अपने हॉर्न्स को हाइड कर लिया है। तभी उन्हें कुछ कैरेजेस दिखते हैं जो बड़ी तेजी से उस एरिया से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कैरेजेस में ह्यूमंस और नाइट्स हैं जिनका पीछा ऑक्स कर रहे हैं। ऑक्स स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए नाइट्स उनका सामना करने में असक्षम है। तभी कैरेज का दरवाजा खुला और दो सुंदर रॉयल लेडीज बाहर निकली। उनके पास वेपन्स हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बैटल होने वाली है। उनमें से एक ने मैजिक स्पेल का यूज कर फायर अटैक किया। उसकी साथी भी पीछे नहीं रही और अपने मैजिकल स्वॉर्ड अटैक से उसने भी ऑक्स पर हमला बोल दिया। ये सब होते हुए कैंग और डीमन देख रहे थे। तभी कैंग के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वो उन लेडीज को देखकर समझ गया था कि वो इस वर्ल्ड के एलिट्स में से हैं, जिनसे अच्छे रिलेशंस बनाने पर उसका इस दुनिया में रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाता है कि यहाँ पर दो बहुत सुंदर लेडीज हैं। उसके कर्ज की वजह से ह्यूमंस को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पर कैंग असल में किसी और तक ये बात पहुंचाना चाहता था। थोड़ी ही देर में वहाँ भारी तादाद में ऑक्स आ गए। उन्हें लगा कि उनके किसी साथी ने इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें यहाँ पर बुलाया है। ऑक्स ने उन लेडीज को चारों तरफ से घेर लिया है। कैंग ये देखकर बेहद खुश है क्योंकि उसका आधा काम हो चुका था। ऑक्स आ चुके हैं और अब उसे बस उन ह्यूमंस को बचाकर उनका हीरो बनना है। फाइट शुरू हुई और कैंग अपने अजीब अजीब तरीकों से ऑक्स पर भारी पड़ने लगा। नल पावर्स के कारण वो उनके सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहा था और वो अब इतना पावरफुल बन चुका है कि बड़े बड़े ऑक्स भी अब उसके सामने पत्तों की तरफ बिखरने शुरू हो गए थे। सारे ऑक्स मारे जा चुके हैं, पर कैंग को नल पावर्स यूज करते देख ह्यूमंस उससे डरने लगे हैं। डीमन सिचुएशन संभालने आगे आता है। उसने खुद को मैजिशियन और कैंग को एक बाहरी स्वॉर्ड्समैन बताया जो कॉमन लैंग्वेज बोलना नहीं जानता था। कैंग के पास हीरो कर्स है और उसकी हाई फेरी ब्लेसिंग की वजह से लोगों को उस पर विश्वास होने लगा था। जिसके बाद उनमें से एक लड़की कैंग पर डाउट करने के लिए उससे माफी मांगती है। उनकी सभी कॉन्वर्सेशंस को डीमन ट्रांसलेट कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी बातों को समझना कैंग के लिए बेहद आसान हो चुका था। कैंग को सबसे इतना फ्रेंडली देख गॉड गुस्से में है, पर वो अपना एक सीक्रेट बताकर गॉड का गुस्सा शांत करता है। रात में कैंपिंग करते वक्त कैंग गॉड को बताता है कि वो इम्पोर्टेंट हो चुका है। ऐसा आउटसाइडर ब्लेसिंग की
वजह से है जो उसके सारे स्टेटस को रीसेट कर देती है। गॉड इससे बहुत खुश है और उसे निराश होने से मना करता है। तभी वहाँ एक लड़की जूलिया आ जाती है जिसे कैंग ने ऑक से बचाया था। डीमन सोने जा चुका है तो कैंग परेशान है क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जूलिया अपना डैगर निकालती है और मैजिक से एक ब्लू ऑरा क्रिएट करती है। कैंग को लगा कि जूलिया उससे भी ऐसा करने को कह रही है तो वो अपनी उंगली पर ही रेड ऑरा मैनिफेस्ट कर लेता है। ये रेड ऑरा देख जूलिया हैरान हो गई और कैंग से घबराते हुए कुछ कहने लगी, पर कैंग उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि जूलिया कुछ ज्यादा एक्सट्रीम देखना चाहती है तो उसने भी अपने डैगर को रेड ऑरा से कवर कर लिया, पर ये सब देख जूलिया एक अजीब सी मुस्कान देते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ टेंपल में ओहानो को फेल्ड हीरो बताकर उसकी एंट्री बैन कर दी गई है। अब उसके पास केवल दो ऑप्शंस हैं। पहला कि वो इंडिपेंडेंस फंड लेकर गिव अप कर दे, जिसके बाद उससे हीरो का टाइटल ले लिया जाएगा, और अगर कभी भी उसने खुद को हीरो बताकर बेनिफिट्स लेने की कोशिश की तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वापस ट्रेनिंग में लौट जाए, पर जब तक वो सैटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं देगा टेंपल उसे सपोर्ट नहीं करेगा। लालची ओहानो पहला ऑप्शन चूज करता है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसे फंड दे दिया जाता है। ओहानो फिर से सबसे अलग होकर एक दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा है। उसे लगता है कि वो ही असली हीरो है तो इसलिए वो फंड में मिले पैसों से एक स्लेव खरीदने स्लेव मार्केट की तरफ चला जाता है। गॉड्स पॉपकॉर्न खाते हुए उसकी सारी बेवकूफियों का मजा ले रहे थे। ओहानो स्लेव मार्केट पहुंच चुका है जहां उसे कई तरह के स्लेव्स दिखते हैं। उसे वहां उसका एक पुराना क्लासमेट भी मिला जिसने भी फंड लेकर हीरो ट्रेनिंग छोड़ दी थी। वो उसे स्लेव इंचार्ज के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उसने खुद को हीरो बताया तो इंचार्ज उसे बेस्ट स्लेव्स दिखाएगा। क्लासमेट रिवील करता है कि खुद को हीरो बताना क्राइम है, पर अपनी स्टेटस विंडो दिखाकर वो इससे बच सकता है। ओहानो वहां से चला गया, पर क्लासमेट एक बड़े से आदमी के साथ वहीं खड़ा है और उसके इंटेंशंस कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ओहानो ने इंचार्ज के पास जाकर वैसा ही किया जैसा उसके क्लासमेट ने कहा था। एक हीरो कस्टमर को देख इंचार्ज भी बहुत खुश है और ओहानो बताता है कि उसे एक फीमेल वॉरियर स्लेव चाहिए। इंचार्ज उसे स्लेव्स की स्पेशल फैसिलिटी में ले जाता है जहां उसे एक पावरफुल फीमेल स्लेव से मिलवाया गया, पर हानो को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद उसने अपने मन मुताबिक ही 3 स्लेव्स चूज कर लिए और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर उनका नया मालिक बन गया। खास बात यह है कि ये तीनों स्लेव्स ओहानो से ज्यादा पावरफुल हैं। आगे हम कैंग और डीमन को ह्यूमंस के साथ ट्रैवल करते देख रहे हैं। डीमन बताता है कि लेडीज असल में मर्सिनरीज हैं और लोग ये प्रोफेशन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि मर्सिनरी ब्लेसिंग की रिक्वेस्ट को पूरा करने पर काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्न किए जा सकते हैं। ये सुनते ही कैंग चौंक गया और उसने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो चेक की। हीरो कर्स में लिखा था कि हंटिंग से मिले एक्सपीरियंसेस को कम कर दिया जाएगा, पर मर्सिनरी ब्लेसिंग का कोई भी मेंशन नहीं है। कैंग को लेवल अप करने का एक नया तरीका मिल गया और मर्सिनरी बन अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। कैंग फाइनली सिटी पहुंच चुका है और इस वर्ल्ड में आने के बाद उसने आज पहली बार इतने सारे ह्यूमंस देखे हैं। लेडीज कैंग की शुक्रगुजार हैं और वो उसका फेवर वापस लौटाना चाहती हैं, इसीलिए वो सभी लोग सेम होटल बुक करते हैं जहां स्लाइम्स वॉशिंग मशीन की तरह कैंग के सारे कपड़े चमका देते हैं। कैंग की सूरत रंगत बदल चुकी है और लेडीज को भी देख ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वही मर्सिनरीज हैं जो कुछ टाइम पहले ऑक से फाइट कर रही थी। इसके बाद वो सभी मर्सिनरी गिल्ड चले जाते हैं जहाँ एक बड़ी समस्या कैंग का इंतजार कर रही थी। मर्सिनरी गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए फॉर्म पर साइन करना होता है, पर कैंग जो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं जानता उसके लिए बेहद कठिन काम है। डीमन उसकी हेल्प करते हुए उसका नाम इस वर्ल्ड की लैंग्वेज में लिखकर उसे देता है, जिसे बस कॉपी करने में ही कैंग को 10 मिनट लग जाते हैं, पर फाइनली अपने साइन कर वो मर्सिनरी गिल्ड में रजिस्टर कर लेता है, जिसके बाद उसे एक हाई मर्सिनरी ब्लेसिंग मिल जाती है। ये हाई रैंक ब्लेसिंग उसे उन लेडीज की वजह से मिली थी क्योंकि उन्होंने उसके स्किल्स की गारंटी लेकर गिल्ड को कन्विंस किया था। लेडीज कैंग को उसका फर्स्ट मिशन देती हैं जो कि ऑक्स ऑपरेशन का है। इसमें उसे ऑक्स को किल कर उनकी नोजेस एविडेंसेस के लिए लानी थी। जितनी ज्यादा नोजेस वो लेकर आएगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड उसे दिया जाएगा। कैंग इस मिशन में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके पास ऑक्स का ध्यान खींचने के लिए चारा पहले से ही उपलब्ध है। गॉड पूछता है कि क्या उसे एक और नरसंहार देखने को मिलेगा, इस पर कैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई नरसंहार नहीं होगा, बल्कि इस बार तो पूरी की पूरी प्रलय आएगी। दूसरी तरफ टेंपल में सेंटेस को ओहानो के जाने की खबर मिल चुकी है, जिससे वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। करेंटली फैंटेसिया में 2 सेंटेस हैं, पर असली फाइट शुरू होने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसे ही निभानी पड़ेंगी। उसे नल्स की मिस्टीरियस किलिंग के बारे में भी बताया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्मॉल ग्रुप ने नल्स को मारा है, पर इस पर विश्वास करना सेंटेस के लिए मुश्किल है क्योंकि नल्स इतने वीक नहीं होते कि चलते फिरते उन्हें कोई भी निपटा दे। तभी सेंटेस को एक और न्यूज दी जाती है कि अकेडमी में नए हीरोज के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें वो सभी इनवाइटेड हैं। ये सुनकर सेंटेस हैरान है क्योंकि हीरोज की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी, पर उसे पता चलता है कि मर्सिनरी गिल्ड में किसी ने ओहानो की स्टेटस विंडो देख ली थी जिससे ये इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। सेंटेस कहती है कि इस बारे में सोच कर बताएगी। तभी एक सोल्जर भागते हुए कुछ रिपोर्ट करने आता है। सोल्जर्स को एक बैग मिला है जिसमें ऐसी चीजें पाई गई हैं जो हीरोज की दुनिया से मेल खाती हैं। सेंटेस को वो बैग दिखाया गया जो असल में कैंग का था। उस बैग की चीजें चेक करने पर सेंटेस को यकीन हो गया कि वो हीरोज के वर्ल्ड का ही है। ये बैग सोल्जर्स को नल फॉरेस्ट में मिला था और इसके बारे में अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जो भी हीरोज अभी टेंपल में हैं और जो छोड़कर जा चुके हैं उन सभी की पर्सनल चीजों को सेंटेस ने चेक किया है, पर इस बैग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी नाइट से उस बैग पर लगी नेम प्लेट को किसी हीरो की हेल्प से डिकोड करने को कहती है। सेंटेस सोच रही है कि इस बैग की एग्जिस्टेंस ही गलत है और इसका मतलब है कि गॉड से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। उसकी नाइट ये भी रिपोर्ट करती है कि विलेज में और भी लोगों की डेड बॉडीज के साथ कुछ फेरीज डेड मिली हैं। विलेजर्स का कहना है कि एक खतरनाक आउटसाइडर ने उन सभी को मारा है। ये वही चीफ के साथी हैं जिन्हें मारकर कैंग ने सिलेबस को बचाया था, पर सिलेबस ने कैंग से एनकाउंटर वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। सेंटेस की चिंताएं एक एक कर बढ़ती चली जा रही हैं और उसे नहीं पता कि कौन आउटसाइडर है जिसने गॉड से बचकर उन्हें ही चुनौती दे डाली है। सेंटेस इसके ओनर का नाम पता लगाने को कहती है
और उसे समझ नहीं आया कि एक परफेक्ट गॉडेस से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ कैंग मर्सनरी गिल्ड में रजिस्टर कर चुका है और अपने पहले ऑर्क हंटिंग मिशन पर उन लेडीज के साथ जाने को तैयार है। मिशन शुरू हुआ और हम जूलिया को एक ऑर्क से फाइट करते देख रहे हैं। ऑर्क्स काफी पावरफुल हैं, जिन्हें डिफीट करना आसान नहीं है, पर जूलिया की फ्रेंड लेशा अपनी फायर पावर से ऑर्क्स पर अटैक कर उसका पूरा साथ दे रही है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से फाइट में टिके हुए हैं, पर लेशा एक चीज से आश्चर्यचकित है। वो एक नोबल लेडी है जिसने आज तक कई किंग्स, नाइट्स और मर्सनरीज से मुलाकात की है, पर उसने अपनी लाइफ में कैंग जैसा स्पेशल ह्यूमन नहीं देखा। कैंग स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसके पास बिल्कुल विपरीत ब्लेसिंग्स और कर्सेस हैं। जहां हीरो कर्स की वजह से उसे डीमन समझा जाता है, तो वहीं फेरी ब्लेसिंग लोगों को उस पर विश्वास करने को मजबूर कर देती है। कैंग शक्ति प्रदर्शन करते हुए ऑक्स को मारे जा रहा था, जिससे बाकी ऑक्स भी उससे डरकर भागने लगे थे। लेडीज थक गई हैं, तो वो रेस्ट करने के लिए ब्रेक लेना चाहती हैं। कैंग आउटसाइडर ब्लेसिंग की वजह से असीम स्टैमिना का स्वामी है और थकान उससे कोसों दूर रहती है। जूलिया बताती है कि कैंग की ब्लेसिंग के अलावा उसकी स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत खास है। वो एक अनस्टेबल स्वॉर्डमैनशिप यूज करता है, जिससे उसके अटैक पैटर्न्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये स्वॉर्डमैनशिप इतनी डेंजरस है कि बस एक गलती से ही तलवारबाज की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। हम देखते हैं कि कैंग ने एक पिक्चर बुक ले ली है, जिससे वो इस दुनिया की लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। कैंग अपनी टूटी फूटी भाषा में लेडीज से मिशन कंटिन्यू करने को कहता है। रात में सभी लोग कैंपिंग कर रेस्ट कर रहे हैं, जहां कैंग अपने गॉड से बाकी दूसरे गॉड्स की लोकेशन के बारे में पूछता है। गॉड एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए बताता है कि कई गॉड्स वहां पर एक साथ उपस्थित हैं। कैंग ये इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो बाकी गॉड्स को अवॉइड करना चाहता था। वो समझ जाता है कि उसी डायरेक्शन में टेंपल है जहां वो सेंटिस रहती है, जो उस इविल गॉडेस को सर्व करती है। कैंग अभी उनका सामना करने लायक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उनसे दूर भागना चाहता है। तभी कैंग को आभास हुआ कि उन्हें किसी ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये ऑक्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं। कैंग डीमन को जगाकर इसकी जानकारी देते हुए बताता है कि वो ह्यूमंस उन लेडीज जितने पावरफुल हैं। डीमन हैरान है क्योंकि कैंग ने इतनी दूर से ही ह्यूमंस के लेवल को चेक कर लिया था। कैंग बताता है कि उसकी नल पावर्स का इफेक्ट है, जिसके बाद लेडीज को भी उठाया जाता है। ह्यूमंस उनके करीब आ चुके हैं और उनका लीडर काफी पावरफुल लग रहा है। लीडर उनसे वो ट्रेजर्स मांगता है जो उन्हें ऑक्स की हंटिंग कर मिले थे। साथ ही में लीडर कहता है कि वो मारे जाएंगे, पर दोनों लेडीज को छोड़ दिया जाएगा अगर वो सरेंडर कर उनके साथ चलने को राजी हो जाएंगी। लेडीज ये सुनकर फाइट करने को तैयार हो जाती हैं और कैंग का भी गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। इस दुनिया में बुलाए जाने के बाद से गॉड्स और मॉन्स्टर्स ने पहले ही उसका जीना मुश्किल कर रखा था और अब ह्यूमंस भी उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ह्यूमंस काफी ज्यादा हैं और उन लेडीज को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करना कैंग के लिए भी कठिन है। वो फिर से अपना ट्रम्प कार्ड यूज करते हुए जोर से चिल्लाता है, यहाँ पर दो बहुत सुंदर और स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैं। ह्यूमंस को कुछ भी समझ नहीं आया और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। कैंग ने अटैक्स को ब्लॉक करते हुए लीडर को पंच किया और उसकी ताकत से लीडर अपने होश खो बैठा। इससे पहले कि ह्यूमंस कुछ समझ पाते, कैंग के बुलाए हुए ऑक्स वहां आ गए और उन्हें अचानक उस एरिया में देख सब हैरान हो गए। पर कैंग खुश था क्योंकि उसे ह्यूमंस और ऑक्स की डबल हंटिंग कर ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाले थे। इसके बाद कैंग ने अपना कहर बरसाना शुरू किया। उसके स्लॉटर कर्स की वजह से ह्यूमंस को ऑक्स से नहीं बल्कि उससे डर लगने लगा था। कुछ ह्यूमंस उस पर अटैक करने आते हैं, पर बदकिस्मती से कैंग के हाथों मारे जाते हैं। लीडर अभी मरा नहीं था और उसने कैंग पर पीछे से एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक किया, जिससे कैंग घायल तो हुआ पर ब्लेसिंग की वजह से वो तुरंत हील होने लगा। लीडर को एहसास हो चुका था कि उसके सामने कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और उसके रिएक्ट करने से पहले ही कैंग उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि मिशन पूरा कर वो सभी गिल्ड वापस आ चुके हैं। कैंग ने काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्स की नोजेस को इकट्ठा किया था, पर उस बैटल मेनिया को ये क्वांटिटी भी कम लग रही थी। इस मिशन से वो दोनों लेडीज और डीमन लेवल अप कर चुके हैं। उनकी खुशी देख कैंग भी अपना लेवल चेक करने के लिए स्टेटस विंडो ओपन करता है, पर इस बार भी निराशा उसके हाथ लगी थी क्योंकि उसका लेवल जरा भी इंक्रीज नहीं हुआ था। गॉड से इसके बारे में पूछने पर वो कैंग को इग्नोर करता है और हमें गॉड की ट्रैजिक हिस्ट्री पता चलती है। बहुत समय पहले सारी स्पीशीज साथ में रहती थी और अपनी दुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए गॉड से प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे गॉड्स अर्थ पर आने लगे और उन्होंने सभी स्पीशीज की हेल्प करना शुरू किया। उनकी हेल्प करने पर गॉड्स को बहुत खुशी होती क्योंकि ब्लेसिंग्स के बदले उन्हें स्पीशीज का प्यार और सम्मान मिलता। पर कुछ टाइम बाद ब्लेसिंग्स देना गॉड्स के लिए कंपटीशन जैसा हो गया, जिससे स्पीशीज आपस में ही लड़ गईं। ऐसे ही एक बार कैंग के गॉड को एक घायल ह्यूमन दिखा जो उसकी जान बचाने के लिए उससे प्रार्थना कर रहा था। गॉड ने उस ह्यूमन को हील कर उसे बच्चा बना दिया और वो बच्चा विलेजर्स को मिला जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गॉड अपने इस काम से खुश है और कई सालों बाद वो उस बच्चे से दोबारा मिलने जाता है। उसे लगा कि बच्चा उसे देख खुश होगा, पर वो गुस्से में गॉड पर ही भड़क गया। बच्चा बनने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर हो गई थी, जिसके लिए वो गॉड को दोषी ठहराता है। गॉड से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से भाग गया। जहां बाकी गॉड्स को सम्मान मिल रहा था, वहीं उसे लोगों का गुस्सा और आक्रोश झेलना पड़ रहा था। सोसाइटी में बाकी गॉड्स का दर्जा बढ़ता जा रहा था, पर कैंग का गॉड अकेले ही जंगलों में भटक रहा था। कुछ टाइम बाद उसे एक हाई लेवल एडवेंचरर घायल अवस्था में दिखा जो जिंदा रहने के लिए गॉड से मदद की गुहार लगा रहा था। गॉड उसे वार्न करता है कि वो उसे बचा तो लेगा, पर जिंदा रहने के बदले शायद उसे अपना सब कुछ खोना पड़ सकता है। एडवेंचरर राजी है और गॉड उसे हील कर देता है, जिसके बाद वो एकदम ठीक हो गया, पर उसका लेवल डिक्रीज हो चुका था। वो लेवल 38 से लेवल 1 पर आ चुका है, पर सोचता है कि वो आसानी से दोबारा लेवल अप कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि उस एडवेंचरर के दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि काफी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो लेवल अप नहीं कर पा रहा था। वो गॉड को एक एडवाइस देता है कि वो आगे से
किसी को भी अपनी ब्लेसिंग ना दे, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग एक कर्ज के समान है जो इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। गॉड को भी अब यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है। वो सबसे दूर एक फॉरेस्ट में रहने लगा, जहाँ कुछ सालों बाद उसे फिर से घायल लड़का सहायता मांगते दिखा। प्रेजेंट टाइम में गॉड को लग रहा है कि भले ही उसने अपनी ब्लेसिंग का नाम बदलकर आउटसाइडर रखा और कैंग की हेल्प की, पर जब उसे सच का पता चलेगा तो वो भी उससे दूर चला जाएगा। उसका शक सच साबित हुआ और कैंग गॉड की ब्लेसिंग का असली मतलब अब समझ चुका था। ब्लेसिंग से स्टेटस रीसेट होने का मतलब है कि कैंग के लेवल भी रीसेट हो जाएंगे। वो चाहे कितनी भी हंटिंग क्यों ना कर ले, उसका लेवल रीसेट होकर वापस लेवल 1 हो जाएगा। गॉड को लगा कि कैंग भी गुस्सा होकर उससे दूर चला जाएगा, पर इसके विपरीत कैंग उससे कुछ भी नहीं कहता। कैंग को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शुरू से ही इस दुनिया में अकेला था। ये देख गॉड हैरान होने के साथ साथ खुश भी है और कैंग गॉड के साथ वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ हम ओहानो को देखते हैं जो अपनी स्लेव्स के साथ मॉन्स्टर हंटिंग कर रहा है। वो महाशय बस पीछे खड़े होकर ऑर्डर्स दे रहे हैं और सारी मेहनत उसकी स्लेव्स कर रही हैं। एक नल जिंदा बच गया था तो ओहानो अपने मैजिक की फायर पावर से कुछ ही सेकंड्स में उसका अंत कर देता है। प्रिंसेस एथेना का स्टूडेंट बनने के बाद उसे मैजिक ब्लेसिंग मिली थी, जिससे वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी उसका क्लासमेट जो उसे स्लेव मार्केट में मिला था अपने स्लेव के साथ वहां आ जाता है। उसे देख ओहानो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उनके वर्ल्ड में वो अक्सर लोगों को बुली किया करता था। ओहानो खुद को मेन कैरेक्टर समझकर उस क्लासमेट को लड़ने की चुनौती दे देता है और क्लासमेट इसी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने स्लेव को ऑर्डर दिए जो अपने मालिक के हुक्म को सराखों पर रखते हुए बैटल करने चला गया। ओहानो की स्लेव्स उसका सामना नहीं कर पाई और उसके एक ही अटैक से वो तीनों धराशाही हो गईं। वो स्लेव बहुत पावरफुल है और ये सब क्लासमेट ने पहले से ही प्लान कर रखा था। वो ओहानो से उसकी तीनों स्लेव्स मांगता है और इसके बाद हमें अपना महान मेन कैरेक्टर जमीन पर पड़ा मिलता है, जिसकी स्लेव्स को उस क्लासमेट ने जबरन हथिया लिया था। आगे हम कैंग को लाइब्रेरी में देखते हैं जो किसी पावरफुल वेपन की तलाश में है। उसे यकीन हो चुका है कि वो लेवल अप नहीं कर सकता, तो इसे कंपनसेट करने के लिए वो एक पावरफुल वेपन चाहता था। डीमन और लेडीज ने उसे बताया है कि ऐसे वेपन्स पहले ही कॉन्फिस्केट किए जा चुके हैं और नए वेपन्स का मिलना इम्पॉसिबल है, पर कई बार ऐसे डेंजरस वेपन्स होते हैं जिनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। डीमन बताता है कि ऐसे एंशिएंट वेपन्स की रखवाली स्ट्रॉन्ग गार्डियंस करते हैं, जिनसे कैंग कभी भी जीत नहीं सकता। हताश कैंग बाहर हवा खाने आ गया, जहाँ एक ऑर्क उसे डिस्टर्ब करने आ जाता है। कैंग ने उसे जाने को कहा, पर सेम लैंग्वेज में बोलने वाले ह्यूमन को देख ऑर्क उस पर अटैक कर देता है। कैंग का भी पेशेंस खत्म हुआ और उसने ऑर्क को एक जोरदार पंच किया। वो यही नहीं रुका और अपनी कमजोरी का सारा गुस्सा उस ऑर्क पर निकालने लगा। उसे मारते वक्त वो कहता है कि ऐसी फैंटेसी दुनिया का क्या काम जिसमें कोई पावरफुल वेपन ही एग्जिस्ट ना करता हो। कैंग की मार से बचने के लिए ऑर्क रिवील करता है कि एक एंशिएंट वेपन अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो इस समय ऑर्क्स के हिस्टोरिकल विलेज में है। ये जानकर कैंग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उससे वेपन के बारे में पूछता है। हमें इस वर्ल्ड का हेरिडिटरी ऑर्डर पता चला, जिसमें ड्रैगन सबसे ऊपर है और स्लाइम्स को वीकेस्ट माना जाता है। नाइट्स को भी इन लेवल से एसोसिएट कर उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ड्रैगन लेवल नाइट ऑर्क लेवल नाइट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। बात करते करते ऑर्क कैंग को उस एंशिएंट जगह पर ले आया है, पर कैंग को अपने सामने केवल हरी भरी धरती दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वहाँ एक एंशिएंट विलेज अपीयर हो जाता है, जिसमें वो सभी एंटर करते हैं। ऑर्क को यकीन नहीं हुआ कि कैंग उसके साथ इस विलेज में कैसे एंटर कर सकता है, क्योंकि इस विलेज में केवल लेवल 9 से नीचे के लोग ही आ सकते हैं। कैंग मुस्कुराते हुए बताता है कि वो बस लेवल 1 है और तभी उन पर अटैक हो जाता है। ऑर्क विलेज के सारे ऑर्क्स वहाँ आ चुके हैं, जिन्हें लेवल 1 कैंग कमजोर लग रहा था। इससे पहले कि उनका साथी उनका ये भ्रम मिटा पाता, कैंग उसका अंत कर बाकी ऑर्क्स पर अटैक करने बढ़ता है। शाम होते होते कैंग ने ऑर्क विलेज के सारे ऑर्क्स का अंत कर दिया है। वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है, जिसमें उसके कर्सेस बढ़ चुके हैं। स्लॉटर कर्स की रैंक इंक्रीज हुई है और एक नया मैसेकर कर्स ऐड हो चुका है। उसने कुछ ह्यूमंस को भी बचाया है, जिन्हें ऑर्क्स ने बंदी बना रखा था। एक ऑर्क जो मरने की एक्टिंग कर रहा था, कैंग उससे इस विलेज के एग्जिट के बारे में पूछता है, क्योंकि ये विलेज एक भूल भुलैया जैसा है जिससे कैंग बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऑर्क बताता है कि इस विलेज का सेंटर ही इसका एकमात्र एग्जिट है, पर विलेज के सेंटर में पहुंचने पर कैंग को वहाँ कोई एग्जिट दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ एक पोर्टल खुला, जिसमें से एक पावरफुल ऑर्क बाहर निकला। कैंग उसे देखते ही समझ गया कि वो ऑर्क उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो असल में इस विलेज का गार्डियन था। जो भी इस एंशिएंट विलेज के बारे में जानता है, गार्डियन उसे विलेज के बाहर जाने नहीं दे सकता था। कैंग समझ गया कि गार्डियन वहाँ इसीलिए है क्योंकि उस जगह पर एक ट्रेजर है जिसकी रखवाली करना उसकी जिम्मेदारी है। यही सोचते हुए कैंग अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, पर गार्डियन कमजोर नहीं था। उनकी पावर्स का क्लैश हुआ, जिससे कैंग अपना एक हाथ खो बैठा। गार्डियन एक और अटैक करता है, जिसे कैंग ने डॉज तो कर लिया, पर उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। लेकिन ब्लेसिंग की वजह से उसका स्टेटस रीसेट हुआ और कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। ये देख गार्डियन हैरान हो जाता है और उसे लगने लगा कि कैंग इमॉर्टल है, पर गार्डियन को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो ठान लेता है कि चाहे उन्हें हजारों सालों तक ऐसे ही लड़ना पड़े, पर वो कैंग को वहां से बाहर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ आर्या और यूबोरा अपने लेवल्स और ब्लेसिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी सेंटिस उनसे मिलने आ जाती है। सेंटिस कहती है कि वो नॉर्मल चिट-चैट के लिए आई है, पर उसके इंटेंशंस कुछ और ही थे। वो हीरोज के आपसी कंपटीशन से चिंतित है, क्योंकि इससे उनमें एंगर और जेलसी पैदा हो जाएगी, जिससे वो करप्ट हो सकते हैं। करप्टेड हीरोज को फॉलन हीरो भी कहा जाता है, जो अपनी ब्लेसिंग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। फॉलन हीरो को मारा नहीं जाता, क्योंकि करप्ट होने के बाद भी उन्हें यूज किया जा सकता है। ये सुनते ही यूबोरा को कैंग की
याद आ गई और वो विश करने लगी कि काश वो सही सलामत घर पहुंच गया हो। तभी सेंटिस यूबोरा से कैंग हेंसू के बारे में पूछती है और उसके मुंह से कैंग का नाम सुनते ही यूबोरा चौंक जाती है। जब उसने बताया कि कैंग उसका क्लासमेट है तो सेंटिस के हाव भाव बदल गए और वो यूबोरा से उसे कैंग के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। कई घंटों तक बात करने के बाद सेंटिस अपने रूम में आ गई और उसे पता चल चुका था कि कैंग वही लड़का है जिसने जब हीरो बनने से मना किया तो गॉडेस ने उसे वापस घर भेज दिया। उसके बैग को देख सेंटिस सोच रही है कि अगर हीरोज को पता चला कि कैंग वापस घर नहीं जा पाया है तो गॉड्स पर उनका विश्वास उठ जाएगा। अगर कैंग अब तक मारा जा चुका है तो उसे बस उस एविडेंस यानी उसके बैग को छुपा कर रखना है, पर अगर वो जिंदा है। ये ख्याल उसके मन में आते ही गॉडेस उसे ऑब्जर्व करने लगती है। सेंटिस बहुत डर गई और गॉडेस कैंग के बैग को ध्यान से देख रही थी। गॉडेस गुस्से में वहां से चली गई, जिसके बाद उसका प्रेशर फील कर सेंटिस भी लड़खड़ाने लगी। हीरोज की गॉडेस जो सारे हीरोज की लोकेशन जानती है वो कैंग को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसका एक ही मतलब था कि कोई अननोन गॉड कैंग की हेल्प कर रहा है। सेंटिस कैंग को ढूंढने के लिए एक सीक्रेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है, पर ये सब कैंग का गॉड विटनेस कर रहा था। सब कुछ जानने समझने के बाद वो चुपचाप उस रूम से निकल जाता है। इसके बाद हम कैंग को ऑक से फाइट करते देख रहे हैं। कैंग बुरी तरह पिट रहा है पर उसने हार ना मानने की ठान ली है और की स्पेशल टेक्निक का सामना कर पाना उसके लिए अभी नामुमकिन है। तो वो अपनी सारी प्रीवियस फाइट्स को एनालाइज कर स्ट्रैटेजी बना रहा है। स्ट्रैटेजी सोचते सोचते सुबह हो गई और कैंग गार्डियन से एक और बार फाइट करने के लिए तैयार है। उसने एक नई टेक्निक सीखी है जिससे वो गार्डियन के अटैक्स का जवाब दे सकता है। ये वही टेक्निक है जिससे गार्डियन अभी तक कैंग को डिफीट करता आ रहा था। गॉड भी उसके नए स्किल्स से शॉक्ड है और तभी कैंग की स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है। उसकी आउटसाइडर ब्लेसिंग का लेवल इंक्रीज हो चुका है, जिसके लिए वो गॉड का शुक्रगुजार है, पर साथ ही में उसका हीरो कर्ज भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसका मतलब है कि गॉडेस को कैंग के जिंदा होने का पता चल चुका है। कैंग अब और समय वेस्ट ना करते हुए सीधे गार्डियन से फाइट करने चला जाता है, पर जब वो गार्डियन के पास पहुंचा तो गार्डियन ने उसे एंशिएंट टेरिटरी के अंदर बुला लिया। कैंग समझ गया कि गार्डियन इस जगह से बंधा हुआ है और वो उस जगह को छोड़ कहीं और नहीं जा सकता। गार्डियन कैंग को वेपन दिखाने का लालच देकर धोखे से ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ले आया था। गार्डियन कहता है कि उसके जिंदा रहते हुए कैंग कभी भी वेपन तक नहीं पहुंच पाएगा और आज उसका इस विलेज में आखिरी दिन होगा। पर कैंग पहले से ही गार्डियन की मंशा जानता है और वो जानबूझकर उसके साथ ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आया था। गार्डियन उस पर अटैक करता है, पर आज कैंग हारने वाला नहीं था। वो अपनी नई टेक्निक का यूज कर गार्डियन को बराबर की टक्कर दे रहा था। गार्डियन भी उसकी प्रोग्रेस से हैरान है, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो एग्जिट की तरफ देखे जा रहा था और कैंग भी ये नोटिस कर लेता है। कैंग समझ गया था कि गार्डियन इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए वो उसे एग्जिट की तरफ किक करता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ और गार्डियन उस टेरिटरी से बाहर निकल गया। कैंग को फाइनली एग्जिट का पता चल चुका है और अब बस वेपन लेना बाकी था। थोड़ा आगे आने पर उन्हें कुछ स्वॉर्ड्स दिखती हैं और गॉड कैंग को बताता है कि वो असल में होली स्वॉर्ड्स हैं। इन स्वॉर्ड्स की डिवाइन एनर्जी को कैंग भी फील कर पा रहा था, पर वो स्वॉर्ड कैंग को रिजेक्ट करने लगती है। इन स्वॉर्ड्स को केवल हीरोज ही यूज कर सकते हैं, पर कैंग जो कर्स्ड हीरो है उसके लिए ये स्वॉर्ड्स किसी काम की नहीं है। ये जानकर कैंग को गुस्सा आ गया और उसने सभी स्वॉर्ड्स को एक एक कर डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। एक लास्ट स्वॉर्ड बची है जिसे कैंग तोड़ने ही वाला था कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि स्वॉर्ड डिफरेंट है। वो इस स्वॉर्ड को आसानी से यूज कर पा रहा था, जिस पर गॉड बताता है कि एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। कैंग उस स्वॉर्ड को अपने लिए ले लेता है, जिसके बाद उसे होली स्वॉर्ड का कर्स मिल जाता है। ये कर्स कैंग को बाकी सारी होली स्वॉर्ड्स को तोड़ने की वजह से मिला था। कैंग गॉड के साथ एग्जिट की तरफ जाता है और पोर्टल ढूंढने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज आई। गार्डियन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, पर उसकी फिजिक बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो पहले जैसा हष्ट पुष्ट नजर नहीं आ रहा था। कैंग उसका रास्ता ब्लॉक करता है क्योंकि वो समझ चुका था कि गार्डियन वेपन टेरिटरी से बाहर क्यों नहीं जाना चाहता था। टेरिटरी से बाहर जाते ही गार्डियन बूढ़ा होने लगता है और अपनी यूथ को प्रिजर्व करने के लिए वो सदा इस टेरिटरी में रहना चाहता है। गार्डियन कैंग पर अटैक कर देता है और कैंग भी अपना नया वेपन टेस्ट करने के लिए बेहद उत्सुक है। उसने एक ही अटैक से गार्डियन का हाथ काट दिया, पर टेरिटरी में वापस आने की वजह से वो दोबारा जवान हो जाता है। हील होते ही उसने फिर से अटैक किया, पर अब कैंग उससे ज्यादा पावरफुल बन चुका था। गार्डियन को दोबारा डिफीट करते हुए कैंग इस बार उसे टेरिटरी से वापस बाहर फेंकने वाला था। उसकी इंटेंशंस जानकर गार्डियन उससे माफी मांगने लगा क्योंकि वो दोबारा अपनी जवानी को खोना नहीं चाहता था। वो कैंग को इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए भी तैयार है। गार्डियन बताता है कि वो इस जगह की एग्जिट को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर सकता है जो होली स्वॉर्ड के आसपास हो, पर होली स्वॉर्ड को मॉन्स्टर्स यूज नहीं कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन कैंग के पास पहले से ही है क्योंकि उसे होली स्वॉर्ड मिल चुकी है। कैंग के पास होली स्वॉर्ड देख गार्डियन के होश उड़ गए और उसे समझ आ गया कि वो अभी तक हीरो से फाइट कर रहा था। गार्डियन कैंग के सामने सरेंडर कर बताता है कि उसकी यूथ और अमर होने का कारण वो टेरिटरी ही है, जो असल में हीरोज का टेस्टिंग ग्राउंड है। गार्डियन वो फाइनल बॉस है जिसे डिफीट कर हीरोज होली स्वॉर्ड ले सकते हैं। कैंग को अभी भी उस गार्डियन पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, तो वो कहता है कि वो अपने साथ बाकी ह्यूमंस को भी उस जगह से ले जाना चाहता है। गार्डियन को इससे कोई एतराज नहीं है और ह्यूमंस कैंग के साथ जाने के लिए तैयार हैं। उस जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ, पर पोर्टल से कैंग की
अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है, तो वो गॉड से कंफर्म करने की रिक्वेस्ट करता है कि क्या ये पोर्टल वाकई सेफ है। गॉड उसे यकीन दिलाता है कि पोर्टल उसे एक बिल्कुल सुरक्षित जगह तक ले जाएगा, पर कैंग अभी तक वापस आने का तरीका नहीं जानता था। गार्डियन कहता है कि अगर वो होली स्वॉर्ड से वापस आने को कहेगा तो उसकी आवाज उस तक पहुंच जाएगी और वो दोबारा पोर्टल ओपन कर देगा। इसके बाद कैंग ह्यूमंस के साथ पोर्टल में जाता है और एंटर करते ही वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो चुका था, पर कैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कौन सी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ है। तभी कैंग को वहां पर एक होली स्वॉर्ड दिखी और ये जगह सेफ ना लगने पर उसने अपनी स्वॉर्ड से कहकर पोर्टल दोबारा ओपन करवाया और उन ह्यूमंस को वहां से वापस जाने को कहा। उस जगह पर उसे एक नोबल लेडी के कपड़े भी दिखे और वो अलर्ट हो गया, क्योंकि एक नोबल लेडी जिसके पास होली स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकती। कैंग को ये सब डेंजरस लग रहा था, पर गॉड कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी खतरनाक चीजें उसका इंतजार कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो गॉड कैंग को जानबूझकर इस जगह पर लाया है, और हमारा शक सच साबित हुआ, क्योंकि कैंग को उस रूम में कुछ विचित्र दिखा जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसे इस रूम में अपना स्कूल बैग दिखा जिसका एक ही मतलब था कि ये सेंटिस का रूम है। गॉड जो पहले से ही सेंटिस के प्लान्स के बारे में जानता है, वो कैंग की हेल्प करने के लिए उसके जिंदा होने का एकमात्र एविडेंस उसका बैग उसे वापस दिलाने आया था, उसे छुपा कर रखा था। आगे हम देखते हैं कि हीरोज प्रिंसेस एथना और सेंटिस के साथ हंटर्स विलेज आ चुके हैं। ये वही विलेज है जहां कैंग ने चीफ के साथियों को मार सिलेबस को बचाया था। हीरोज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, पर हमें एक खास बात पता चलती है। बहुत जल्द हीरोज के बीच एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसके विनर्स को इस किंगडम की फेमस मैजिक अकेडमी अटेंड करने का सुनहरा मौका मिलेगा। सेंटिस इन्वेस्टिगेट करने उसी बेसमेंट में आ चुकी है जहां सिलेबस को बाकी एल्फ्स के साथ बंदी बनाकर रखा गया था। सेंटिस नए विलेज हेड से उस स्ट्रेंजर के बारे में पूछती है जिसने सिलेबस को बचाया था। विलेज हेड बताता है कि वो एक कम हाइट और छोटे बालों वाला लड़का था जो देखने भालने में बाकी हीरोज जैसा लग रहा था। नाइट को शक है कि शायद वो स्ट्रेंजर कैंग है जिसके पास कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर है, पर सेंटिस कहती है कि एक लेवल 1 हीरो कभी भी नल्स को मार नहीं सकता, क्योंकि उनके हीरोज ने भी जब नल्स से फाइट की थी तो उनका भी बड़ा बुरा हाल हुआ था। सेंटिस सोच रही है कि उस स्ट्रेंजर हीरो को आखिर ब्लेसिंग किसने दी, क्योंकि सारे गॉड्स तो शुरू से ही टेंपल में उनके साथ मौजूद रहे हैं। नाइट के पूछने पर कि अगर वो स्पिरिट जिसने नल्स को फॉरेस्ट में मारा है और बैग का ओनर एक ही इंसान हुए तो सेंटिस कहती है कि गॉडेस उनके साथ है, सारे हीरोज भी उनके कंट्रोल में हैं, जिससे गॉडेस की गलतियों का पता किसी को भी नहीं चलेगा। फिलहाल उस अननोन हीरो के बारे में कोई नहीं जानता और उसके जिंदा होने का एविडेंस भी उसके पास एकदम सुरक्षित है। बाहर हीरोज सेंटिस का वेट कर रहे थे और चॉय सोच रहा है कि ये टूर्नामेंट तो वही जीतेगा क्योंकि उसे कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं है। तभी उसे फॉरेस्ट में किसी की परछाई दिखी जो उनके करीब आती जा रही थी। उसे नल समझकर वो बाकी हीरोज को भी वार्न करता है, पर हम देखते हैं कि वो परछाई असल में ओहानो की है जो बहुत बुरी तरह घायल है। ओहानो कहता है कि ये असली बैटल की इंजरीज हैं जो वो हीरोज कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जिस पर चॉय इसे एक बहाना बताते हुए शो ऑफ कर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। ओहानो भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है, पर वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जैसे मानो उसकी मैजिकल पावर्स लेवल अप हो चुकी हों। आर्या उन्हें रोकते हुए कहती है कि ऐसे फाइट करना अनफेयर है क्योंकि ओहानो पहले से ही बुरी कंडीशन में था। तभी सेंटिस वहां आ जाती है और क्योंकि वो भी इस फाइट को देखने में इंटरेस्टेड थी तो वो ओहानो को हील कर उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। कुछ दिन पहले जब ओहानो के स्लेव्स को उससे चुरा लिया गया था तो उसे अपनी कमजोरी पर बहुत गुस्सा आया, जिससे उसे एक ब्लेसिंग मिली। इस ब्लेसिंग का नाम वेंजेंस है, जो उसे बैटल में उसके ओपोनेंट जितना स्ट्रॉन्ग बना देती है। जितने ज्यादा लोगों से वो बदला लेता जाएगा आगे चलकर वो उतना ही पावरफुल बनेगा। अपनी पावर्स जल्दी बढ़ाने के लिए बैटल में सबसे पावरफुल ओपोनेंट को चुनौती देना जरूरी था और इसीलिए उसने चॉय का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। फाइट एक पावरफुल क्लैश के साथ शुरू हुई जहां दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। ओहानो ने अपनी नई पावर्स का यूज कर एक बड़ा फायरबॉल क्रिएट किया जिससे उसने चॉय पर अटैक कर दिया। चॉय भी अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स का यूज कर आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। ओहानो के अटैक्स का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। चॉय ने ओहानो को डिफीट करने के लिए जैसे ही उस पर फाइनल अटैक किया, ओहानो की स्पेशल ब्लेसिंग अपने आप एक्टिवेट हो गई और वहां एक बड़ा इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा पावरफुल था जिससे चॉय और ओहानो दोनों बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए और उनकी बैटल ड्रॉ हो गई। वहीं दूसरी तरफ कैंग भी सिटी में वापस आ चुका है जहां वो डीमन को देखकर हैरान है, क्योंकि डीमन ने कहा था कि वो उसके आने से पहले ही सिटी छोड़कर चला जाएगा। डीमन बताता है कि वो सिटी से इसीलिए नहीं निकल पाया क्योंकि प्रिंस एल्सस स्वॉर्ड मास्टर इस समय सिटी में आए हुए हैं। एल्सस किंगडम का तीसरा सबसे ताकतवर नाइट है जिसे स्वॉर्डमैनशिप प्रोडिजी भी कहा जाता है। डीमन को उससे डर लगता है क्योंकि वो एक होली नाइट है जिसे सेंटिस की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि एल्सस कैंग से मिलना चाहता है। ये खबर डीमन को लेडीज ने दी है जो कैंग के रूम में आ चुकी थी और उसे वापस सिटी में देख बेहद खुश है। डीमन कहता है कि अब उसका काम पूरा हुआ और वो कैंग के साथ आगे ट्रैवल नहीं करना चाहता। कैंग इससे नाराज है क्योंकि वो अपना इकलौता ट्रांसलेटर नहीं खोना चाहता, जिस पर डीमन उसे सुझाव देता है। कैंग को एक ऐसे स्लेव की जरूरत है जिसके पास डीमन की तरह लैंग्वेज ब्लेसिंग हो और जो उसका ट्रांसलेटर बन उसकी हेल्प कर सके। कैंग को डीमन का विश्वास नहीं है क्योंकि ऐसे स्लेव्स बहुत रेयर होते हैं, पर डीमन कहता है कि उसने हंटिंग का जो इतना पैसा इकट्ठा किया है उससे नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लेडीज कैंग को किसी नोबल से मिलवाना चाहती हैं तो वो उसे उनके साथ चलने को कहती हैं। अब जब रॉयल्टी से मिलने जाना है तो बंठन के जाना पड़ेगा, तो कैंग भी सूट बूट में लेडीज के साथ एक मैंशन में आ चुका है। वो अंदर जा तो रहा है पर इससे अनजान है कि वहाँ उसका कौन इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि कैंग बेकार
किस्मत का बादशाह है क्योंकि वो खुद ही प्रिंस एल्सिस से मिलने उनके मैंशन में आ चुका था। एल्सिस कहता है कि वो काफी टाइम से कैंग से मिलकर उसका शुक्रिया करना चाहता था। कैंग हैरान है क्योंकि एल्सिस के पास लैंग्वेज ब्लेसिंग है और वो दोनों एक दूसरे की बातों को बड़े आराम से समझ पा रहे थे। एल्सिस खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कैंग को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसने ना ही केवल ऑक्स को मारकर किंगडम की हेल्प की थी बल्कि रॉयल लेडीज को बचाकर उनके परिवारों की इज्जत भी बचाई थी। एल्सिस आगे कहता है कि वो उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स से काफी इंप्रेस्ड है और इसीलिए वो उससे स्वॉर्ड फाइट करना चाहता है, पर सबसे पहले घरा गेस्ट की खातिरदारी करना जरूरी है, तो वो कैंग के लिए रॉयल डिनर का इंतजाम करता है और कैंग भी पहली बार इतना अच्छा खाना देख अपने सारे मैनर्स भूल खाने पर टूट पड़ता है। मैंशन में आते वक्त लेडीज ने गलती से कैंग का नाम मिसप्रोनाउंस कर गैंग हिंसू बता दिया था और एल्सिस भी यही उसका असली नाम समझ रहा था। एल्सिस उससे उसके हीरो कर्स के बारे में पूछता है, इस पर कैंग झूठ बोलता है कि एक बार उसने एक फेरी को हीरो के हरासमेंट से बचाया था। हीरो को बैटल में हराने के बाद उसे हीरो कर्स और फेरी की ब्लेसिंग मिली। एल्सिस को उस पर यकीन है, पर वो उसे यहाँ बुलाने का असली रीजन बताता है। रिसेंटली किंगडम के सारे ऑक्स मारे जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी ने मैजिक से उनकी पूरी प्रजाति का अंत कर दिया हो। कैंग बताता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही ऑक्स को मार दिया था, जिस पर एल्सिस थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि अगर ऑक्स को मारना किसी साधारण व्यक्ति के लिए इतना ही आसान होता तो वो जो एक रॉयल नाइट है उसने कब का ऑक्स को मार दिया होता। एल्सिस का गुस्सा लेडीज ने भी फील किया और फाइनली उनकी स्वॉर्ड फाइट की घड़ी आ चुकी थी। सभी लोग मैंशन से बाहर आ गए हैं, पर मौके की गंभीरता को समझते हुए कैंग अपनी होली स्वॉर्ड नहीं निकालता। वो केवल डैगर से फाइट करना चाहता है, पर डैगर देखते ही एल्सिस हैरान हो गया क्योंकि कैंग के पास फेरीज का रॉयल डैगर था। एल्सिस का डैगर में इंटरेस्ट देख कैंग उसे भी छुपा लेता है और डेमो के लिए बस अपनी उंगली पर रेड ऑरा क्रिएट कर लेता है। उसे ऐसा करते देख वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए और एल्सिस भी हैरान हो गया। एल्सिस भी इस टेक्निक को यूज करना जानता है, पर मेन बात यह है कि ये बेहद डेंजरस टेक्निक है। कैंग ने जो बड़े आराम से डेमो में दिखाया, उस टेक्निक पर महारत हासिल करने में एल्सिस को कई साल लग गए थे। लेवल 1 होने के बावजूद कैंग का ऐसा प्रदर्शन देख एल्सिस उसे अपनी स्पेयर स्वॉर्ड गिफ्ट में देता है। मैदान तैयार है और एल्सिस कैंग को पहला अटैक करने के लिए कहता है। इतने स्ट्रॉन्ग नाइट को अपने सामने देख कैंग से भी रहा नहीं गया और उसने अपनी पूरी पावर को आजमाने का सोचा। कैंग ने अपनी आउटसाइडर और फेरी ब्लेसिंग को साथ में एक्टिवेट किया, जिससे एक पावरफुल रेड एनर्जी क्रिएट होने लगी। उस ऑरा ने कैंग को कवर कर लिया और कैंग ने अपनी पूरी पावर से एल्सिस पर अटैक किया। एक विशाल रेड फोर्स क्रिएट हुई और इस अटैक की पावर को एल्सिस की गिफ्टेड स्वॉर्ड भी झेल न सकी। कैंग घबरा गया और मौका देखते ही मैंशन से भाग निकला, पर एक और स्वॉर्ड भी कैंग की पावर से टूट गई थी। किंगडम का तीसरा सबसे पावरफुल नाइट एल्सिस भी कैंग के सामने टिक न सका और उसकी पावर्स का स्वाद चख उसके मन में कैंग के लिए इज्जत बढ़ गई थी। दूसरी तरफ सेंटिस अपने रूम के बाहर खड़ी है, जहाँ की अजीब सिचुएशन देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके रूम में किसी के जूतों के निशान है, इसका मतलब है कि कोई अनजान व्यक्ति उसके रूम में आया था। अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि पूरे रूम से केवल एक ही चीज गायब थी। कैंग का बैग जो गॉडेस की गलतियों का प्रतीक है, वो सेंटिस के रूम से चुराया जा चुका था। ये देख सेंटिस की चिंता बढ़ गई और गॉडेस भी वहाँ आ गई। बैग चोरी होने की खबर सुन गॉडेस का खून खौल गया, पर क्योंकि वो कैंग की लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकती थी तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। परेशान सेंटिस एल्सिस को कॉन्टैक्ट कर ऑक्स की मास किलिंग की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। एल्सिस बताता है कि उन्होंने एक ऑर्क को पकड़ लैंग्वेज ब्लेसिंग का यूज कर जब उससे इस सब के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि एक बेहद खतरनाक डीमन ने सभी ऑक्स को मारा था और हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ कैंग की बात की जा रही है। सेंटिस एल्सिस इस मैटर पर कड़ी निगरानी रखने को कहती है, जिस पर एल्सिस उसे सुझाव देता है। कैंग का फेरी को हीरो की हरासमेंट से बचाने वाला झूठ सच मानकर एल्सिस सेंटिस को इसकी सूचना देता है। सेंटिस को लगा कि ओहानो का काम है, पर एल्सिस कहता है कि ऐसा फ्यूचर में होने से रोकने के लिए वो एक नाइट को हायर करना चाहता है। सेंटिस इसकी परमिशन देती है क्योंकि इस समय वो भी काफी बिजी है, उसे जल्दी ही फेरी किंगडम भी जाना है, तो वो इन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। एल्सिस बेहद खुश है क्योंकि वो कैंग को ही अपने नए नाइट की पोजीशन के लिए हायर करना चाहता है। दूसरी तरफ कैंग बहुत डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसने एल्सिस का मर्डर कर दिया है और इसीलिए वो जल्द से जल्द वहाँ से भागना चाहता है। कैंग ने तुरंत होली स्वॉर्ड यूज कर पोर्टल ओपन किया और इतना हाई क्लास मैजिक उसे यूज करते देख डीमन के भी होश उड़ गए। कैंग ने डीमन को बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए उसे नॉर्दर्न सिटी गेट्स पर मिलने को कहा। इसके बाद वो पोर्टल में चला जाता है और विलेज पहुंच वो ह्यूमंस के लीडर से उसकी शिफ्टिंग में हेल्प करने को कहता है। इसके बाद सभी ह्यूमंस काम पर लग जाते हैं। गार्डियन कैंग से कहता है कि उसने आज तक कई बार बेइज्जती सही, पर उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो कैंग से वीक है। कैंग इसे अपनी तारीफ समझकर खुश है और वो वापस डीमन के पास चला जाता है। डीमन के पास पहुंचने पर कैंग उसे बताता है कि वो इस समय बस सेंटिस से दूर भागना चाहता है, तो डीमन उसे नॉर्थ की तरफ चलने का सुझाव देता है क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्लेव मार्केट है, जहाँ कैंग को लैंग्वेज ब्लेसिंग वाला स्लेव मिल सकता है। स्लेव मार्केट दूर है, पर समय कम होने के कारण कैरेजेस का इंतजार नहीं किया जा सकता था। कैंग डीमन को गोद में उठाकर भागना शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वो स्लेव मार्केट पहुंच जाते हैं, जहाँ की चहल पहल देख वहाँ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता था। कैंग स्वॉर्ड से कहकर अपना पैसों वाला बैग मंगवाता है और स्वॉर्ड की एबिलिटी देख डीमन उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है। उसने कैंग से स्वॉर्ड चेक करने के लिए मांगी, पर स्वॉर्ड पकड़ते ही उसे जोर का झटका लगा क्योंकि वो एक होली स्वॉर्ड है जिसे कोई भी डीमन हाथ नहीं लगा सकता था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्लेव ओनर अपनी स्लेव को डांटते हुए दिखा, जिस पर कैंग को गुस्सा आया, पर डीमन इसे स्लेव बेचने की टेक्निक बताता है। स्लेव को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है और ओनर स्लेव को सबके सामने इसीलिए डांट रहा था ताकि कमजोर दिल वालों को उस पर दया आ जाए और वो उस स्लेव को ओनर से
से खरीद लें। इसके बाद डीमन कैंग को एक स्पेशल जगह पर ले जाता है जहाँ हाई एंड स्लेव्स सेल किए जाते हैं। ये स्लेव्स हायर स्पीशीज के हैं जिन्हें हर कोई खरीद नहीं सकता। वहाँ पहुंचने पर डीमन बताता है कि उन्हें एक ऐसा स्लेव चाहिए जिसके पास लैंग्वेज ब्लेसिंग हो। कैंग पीछे से कहता है कि स्लेव उसके साथ ट्रैवलिंग करने में भी कंफर्टेबल होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनके पास ऐसा स्लेव है और वो उन्हें एक दूसरे रूम में ले जाती है जहाँ कई स्पीशीज के हाई एंड स्लेव्स मौजूद थे। पावरफुल होने के बाद भी ये स्लेव्स इस फैसिलिटी से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास स्लेव की ब्लेसिंग या कर्ज था। इस ब्लेसिंग या कर्ज से अगर स्लेव अपने ओनर के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना करता है तो उसे बहुत असहनीय दर्द महसूस होता है। कैंग को उसकी स्लेव से मिलवाया जाता है जो एक हाई लेवल डीमन है। स्लेव का नाम डेओरका है और उसकी स्टेटस विंडो देख कैंग उसे तुरंत खरीद लेता है। इतनी हाई लेवल डीमन को मतलब ही कैंग का स्लेव बनते देख डीमन को उसकी कंडीशन पर दया आ गई, पर एक लो लेवल वीक डीमन को उसकी चिंता करते देख डेओरका उस पर ही भड़क गई। कैंग ने कुछ और स्लेव वर्कर्स को भी छोटे मोटे कामों के लिए परचेज किया था। डीमन कहता है कि वो कैंग के साथ जर्नी कंटिन्यू करना चाहता है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि तभी उस पर किसी ने अटैक किया। कैंग के कई सारे स्लेव्स खरीदने की खबर स्लेव थीव्स को मिल चुकी थी और वो कैंग के स्लेव्स को चुराने आए थे। कैंग उन्हें मजा चखाता है पर तब तक गार्ड्स भी वहां आ चुके थे। कैंग इस सब में नहीं फंसना चाहता था तो वो सिटी से बाहर फॉरेस्ट में चला जाता है जहां थोड़ी देर बाद डीमन को भी होश आ चुका था। तभी अचानक कैंग पर डेओरका ने पीछे से अटैक किया जिसे वो डॉज कर उसका हाथ पकड़ लेता है। डेओरका ने कैंग को वीक समझकर उस पर दोबारा अटैक किया पर अब कैंग भी अपनी पावर्स से उसे जवाब देना चाहता था। उनकी फाइट में डेओरका का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो गया जिससे हैरान होकर उसने कैंग से पूछा कि क्या वो वाकई लेवल 1 है। ये सुनकर कैंग भी अपनी स्लेव को उसके ओनर की पावर्स दिखाने को तैयार है। उसकी और डेओरका की फाइट शुरू हुई और कैंग के मल्टीपल पंचेस से डेओरका घायल होने लगी, पर डेओरका उसे चकमा देते हुए एक पावरफुल पंच करती है जिससे कैंग भी घायल हो जाता है। डेओरका कैंग से कहती है कि वो उसे हील कर देगी अगर वो उसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर उसे जाने देगा, पर डेओरका नहीं जानती थी कि उसके सामने भी एक मॉन्स्टर खड़ा है। कैंग खुद को हील कर फाइट में वापस आ चुका है और हम देखते हैं कि डेओरका के पास भी हीलिंग एबिलिटीज हैं। एक और घमासान बैटल शुरू हुई और दोनों अपनी पूरी पावर से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। डेओरका की हीलिंग पावर्स उसे इतना जल्दी हील नहीं कर पा रही थी जितनी तेजी से कैंग उसे घायल कर रहा था। कैंग भी इतने चैलेंजिंग ओपोनेंट से मिलकर बेहद खुश है क्योंकि पहली बार उसे एक हाई लेवल डीमन से फाइट करने का मौका मिल रहा था। तभी डेओरका ने अपने डीमन विंग्स ओपन किए और कैंग पर एक फाइनल अटैक करने के लिए उड़ान भरी। कैंग भी अब इस फाइट को खत्म करना चाहता है तो वो भी डेओरका के अटैक के लिए तैयार है, पर डेओरका की पोजीशन बहुत अजीब थी और कैंग ने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कैंग जब तक अपने होश संभालता तब तक डेओरका ने उस पर एक पावरफुल किक से अटैक किया जिसके साथ ही कैंग की पावर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे कैंग बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब कैंग को होश आया तब उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी गलती की वजह से डेओरका से हार गया था, पर इस फाइट में डेओरका के भी कपड़े फट चुके थे तो वो अपने ओनर कैंग से उसे नए कपड़े दिलाने को कहती है। कैंग पोर्टल से एक ड्रेस निकालकर डेओरका को देता है जिसे पहनकर वो ये दर्शाती है कि उसने फाइनली कैंग को अपना ओनर स्वीकार कर लिया है। अपनी पूरी पावर्स यूज करने के बाद डेओरका भी एग्जॉशन से बेहोश हो जाती है और कैंग को अब से उसका ध्यान रखने को कहती है। दूसरी तरफ सेंटेस किसी से ऑक्स और नल्स की मिस्टीरियस किलिंग पर चर्चा करते नजर आ रही है। हम देखते हैं कि काउंसिल वुमन सेलेबस सेंटेस से मिलने आई है और नल फॉरेस्ट की बात सुन उन्हें अपना और कैंग का एनकाउंटर याद आ रहा है। सेंटेस ने सेलेबस को उस इंट्रूडर का पता लगाने के लिए बुलाया है जिसने उसके रूम में घुसकर कैंग का बैग चुरा लिया था। सेलेबस के पास एक स्पेशल स्लाइम है जो इंट्रूडर का पता लगा सकता है। वो दोनों सेंटेस के रूम में ही हैं जहां अभी तक कैंग के जूतों के निशान मौजूद थे। स्लाइम अपनी पावर्स का यूज कर शाइन करने लगता है और सेलेबस रिवील करती है कि वो इंट्रूडर दीवार पर टंगी होली स्वॉर्ड का यूज कर इस रूम से एस्केप कर पाया था। ये जानकर सेंटेस सदमे में आ गई क्योंकि इसका मतलब था कि कल्प्रेट एक हीरो है क्योंकि हीरोज ही होली स्वॉर्ड को यूज कर सकते हैं। सेलेबस का काम पूरा हो चुका था और जाने से पहले वो बताती है कि वो जल्द ही मैजिक अकेडमी ज्वाइन करने वाली है। उसे वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो प्रोफेसर बन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहती है। आगे हम ओहानो को बेहद खुश देखते हैं। उसमें और चॉय में कई लेवल्स का डिफरेंस होने के बावजूद उनका मैच ड्रॉ हुआ था जिससे ओहानो खुद को काफी स्ट्रॉन्ग समझने लगा था और अपनी ट्रेनिंग के लिए उसने कई सारे वेपन्स भी ऑर्डर कर लिए हैं। रात में एल्सेस हीरोज को आने वाले टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक टेरिटरी में कई ऑक्स को रिलीज किया गया है और हीरोज को उन्हें मारकर उनके पैरों में बंधे टैग्स को कलेक्ट करना है। ऑक्स का नाम सुन हीरोज डर गए, पर एल्सेस कहता है कि जो सबसे ज्यादा टैग्स कलेक्ट करेगा उसे विनर घोषित किया जाएगा और विनिंग प्राइज में उस हीरो को एक होली स्वॉर्ड भी दी जाएगी। होली स्वॉर्ड का नाम सुन चॉय में टूर्नामेंट जीतने की आग सुलग गई और वो हर हाल में इस टूर्नामेंट को जीत ओहानो को पीछे छोड़ना चाहता है। ओहानो ने भी कुछ गार्ड्स को हीरो टूर्नामेंट के बारे में बात करते सुना था। इसके बाद वो भी अकेडमी अटेंड करना चाहता है, पर वो अकेडमी कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि अपनी वियर्ड फैंटेसीज को पूरा करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी उसका हीरो स्टेटस नहीं है तो वो अकेडमी अटेंड नहीं कर सकता था। ओहानो ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले अपना हीरो स्टेटस वापस लेगा, जिसके बाद वो तुरंत टेंपल चला जाता है। वहाँ पहुंचते ही उसने अनाउंस किया कि वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और ये सुन चॉय गुस्से से पागल हो रहा था। एल्सेस ओहानो से कहता है कि अगर वो हीरो फंड वापस लौटा दे तो वो टूर्नामेंट में पार्ट ले सकता है। ओहानो कहता है कि उसने सारे फंड्स ट्रेनिंग पर खर्च कर दिए पर वो फ्यूचर में उन्हें सारे पैसे लौटा देगा। एल्सेस को गुस्सा आ रहा था और वो पर्सनली ओहानो का लेवल चेक करना चाहता था। ओहानो भी अपने नए स्किल्स दिखाना चाहता है, पर बैटल शुरू होते ही खत्म हो गई और एल्सेस ने ओहानो को एक ही अटैक में धूल चटा दी। इसके बाद एल्सेस
एल्सिस उन हीरो से हाथ उठाने को कहता है जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट में हीरोज को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो इस टूर्नामेंट में मारे भी जा सकते हैं। कुछ हीरोज इससे घबराए हुए हैं तो वहीं कुछ बिना समय गवाए बेझिझक हाथ उठा देते हैं। कुछ हीरोज को हिचकिचाते देख एल्सिस उन्हें मोटिवेट करता है, पर सेंटिस उसे बीच में ही टोक देती है। वो कहती है कि जो हीरोज पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो इसी वक्त अपना सामान बांधकर टेंपल से निकल जाएं, क्योंकि ये टेंपल केवल बहादुर हीरोज को सपोर्ट करता है और ये कमजोर हीरोज की धर्मशाला नहीं है। ये सुनते ही सारे हीरोज तुरंत पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो अभी भी डर रहे थे उन्हें टेंपल से निकाल दिया जाता है। अपने डर पर विजय पाना ही इस टूर्नामेंट का पहला फेज था और बचे हुए हीरोज इस फेज को क्लियर कर चुके थे। दूसरी तरफ हम कैंग को डिओर्का के साथ ट्रैवल करते देख रहे हैं। डीमन उनसे अलग हो चुका है क्योंकि इतने पावरफुल लोगों के बीच उसे बार बार अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो उनसे अलग ट्रेनिंग पर निकल जाता है। कैंग और डिओर्का को साथ देख गॉड को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो कैंग को छोड़ वहां से चला जाता है। गॉड सीधे टेंपल में आ गया जहां उसे सारे इवेंट्स के बारे में पता चलता है। टूर्नामेंट का विनिंग प्राइज होली स्वॉर्ड है, पर चैंपियंस को मैजिक अकेडमी ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। ये जानकर गॉड वहां से निकल वापस कैंग के पास आ गया जो एक होटल में रुका हुआ है जहां डिओर्का रेस्ट कर रही थी। गॉड कैंग से अकेडमी ज्वाइन करने की जिद करने लगा, पर कैंग के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। कैंग सिटी छोड़ने से पहले उन स्लेव थीव्स को सबक सिखाना चाहता है जिन्होंने लास्ट टाइम उस पर अटैक किया था। कैंग ने गॉड से कहा कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो भी अकेडमी जाने के बारे में सोचेगा। गॉड के पूछने पर कि उसे क्या हेल्प चाहिए, कैंग कहता है कि उसे मछली फंसाने के लिए चारे की जरूरत है। क्योंकि डिओर्का भी बेहोश है तो अगले दिन गॉड ने कैंग का ट्रांसलेटर बन उसकी स्लेव्स खरीदने में मदद की। इतने सारे स्लेव्स को देख चोर भी आ गए जो कैंग के बिछाए जाल में फंस चुके थे। ये स्लेव्स कैंग ने उन चोरों को बाहर लाने के लिए ही खरीदे थे। चोरों का लीडर भी वहां आ चुका है, पर गॉड कैंग से ये सब जल्दी निपटाने को कहता है। कैंग अपनी पावर्स का यूज कर कुछ ही देर में सारे चोरों की धुलाई कर देता है। लीडर ने जब वहां से भागने की कोशिश की तो कैंग ने उसकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इसके बाद कैंग ने चोरों को गार्ड्स के हवाले कर दिया और स्लाइम्स उस जगह को साफ करने लगे, पर वो उन बोन्स को नहीं खा रहे थे जो चोरों के पास से मिले थे। ये बोन्स असल में रेयर इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें स्लाइम्स नहीं खाते। गॉड ने फिर से अकेडमी जाने की जिद पकड़ ली, पर कैंग उसे इग्नोर कर रहा था। तभी एक नाइट कैंग के पास आकर उससे कुछ कहता है जो वो समझ नहीं पा रहा था। कैंग के कहने से पहले ही गॉड ट्रांसलेशन शुरू कर देता है। वो नाइट कैंग से उन बोन्स को खरीद अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहता है जो जल्दी ही अकेडमी ज्वाइन करने वाला था। गॉड के बार बार जिद करने पर कैंग नाइट से कहता है कि बोन्स देने के लिए उसकी एक शर्त है। वो बोन्स के बदले पैसे नहीं चाहता बल्कि अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, पर नाइट इसे साफ इनकार कर देता है। अपने प्लान्स को फेल होते देख गॉड गुस्से में जमीन पर पैर पटक रहा था। तभी डिओर्का भी वहां आ जाती है और एक हाई लेवल डीमन को सिटी में घूमते देख नाइट उससे फाइट करने को तैयार हो जाता है। गॉड कैंग को नाइट से नेगोशिएट करने को कहता है, पर बात आगे ना बढ़ते देख गॉड का भी पेशेंस खत्म हो रहा था। गॉड ने एक दूसरा तरीका सोचा और वो वहां से गायब हो गया। तभी उस एरिया में एक डेडली प्रेशर फील हुआ और हम देखते हैं कि एक खतरनाक लेजेंडरी ड्रैगन उस सिटी में आ चुका है। वो उस सिटी के ऊपर उड़ते हुए चेतावनी दे रहा है कि इस बार उसके कहर से उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी कुछ बहुत विचित्र हुआ और ड्रैगन को आभास हुआ कि उसका लेवल रीसेट होकर लेवल 1 हो चुका है। ड्रैगन घबरा गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है जिसमें ड्रैगन को भी पावरलेस करने की शक्ति है। कैंग सब समझ चुका था क्योंकि ड्रैगन के साथ ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना चहेता गॉड है जो ये सब किसी बड़े रीजन से कर रहा था। कैंग के गॉड ने ही उस ड्रैगन को पावरलेस बना दिया था, जिससे बौखलाया ड्रैगन पूरे शहर में कोहराम मचा रहा था। नाइट लोगों को बचाने के लिए अकेले ही ड्रैगन से फाइट करने चला जाता है, पर गॉड कैंग से कहता है कि उसे अपने स्किल से ड्रैगन का अंत कर देना चाहिए। गॉड ने ड्रैगन को रिसरेक्ट इसीलिए किया ताकि कैंग नाइट के सामने उसे मारकर शक्ति प्रदर्शन कर सके। इससे नाइट इंप्रेस हो जाएगा और सिटी को बचाने के लिए कैंग को इनाम में अकेडमी जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। कैंग गॉड की बात मान अपनी होली स्वॉर्ड निकाल बैटल ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ गार्ड्स ड्रैगन को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, पर ड्रैगन अभी भी इतना वीक नहीं था कि उनके अटैक्स का सामना न कर पाए। ड्रैगन ने अपनी फायर ब्रेथ से सभी गार्ड्स पर अटैक किया, पर नाइट ने सही टाइम पर पहुंच उसकी फायर ब्रेथ को ब्लॉक कर दिया। नाइट भी काफी पावरफुल है और उसे देख कैंग को भी खुद पर भरोसा हो गया कि वो भी ड्रैगन से फाइट कर सकता है। कैंग ने डिओर्का को कुछ सेकंड्स के लिए ड्रैगन का ध्यान भटकाने को कहा क्योंकि वो अपना अटैक प्रिपेयर करना चाहता था। डिओर्का भी उसके ऑर्डर्स फॉलो कर ड्रैगन से फाइट करने पहुंच गई। ड्रैगन का पूरा ध्यान अब डिओर्का पर है और उनकी बैटल शुरू हो चुकी है। डिओर्का के मैजिक अटैक से ड्रैगन घायल तो हुआ, पर उसकी फ्लेम्स का सामना कर पाना डिओर्का के लिए भी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ कैंग ने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को कंबाइन कर पावर अप किया और ड्रैगन पर अटैक करने निकल पड़ा। उसने डिओर्का को सामने से हटने के लिए कहा और एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक से ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर दिया। उसने एक ही अटैक से डिजास्टर लेवल ड्रैगन का अंत कर दिया था। ड्रैगन अभी भी मरा नहीं था और उसे यकीन नहीं हुआ कि एक लेवल 1 उसे कैसे मार सकता है। ड्रैगन का नाम रेड ड्रैगन किंग है, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसे कॉमनर ने इतनी आसानी से मार दिया था। उसकी प्राइड उसे ये डिफीट एक्सेप्ट नहीं करने दे रही थी और इसीलिए वो अपने लास्ट मोमेंट्स में कैंग को कर्स करता है। कैंग को किंग्स रात का कर्स मिला, जिससे अब सारे ड्रैगन्स उसे अपना दुश्मन मानेंगे और जब भी उसकी जान खतरे में होगी तो वो ड्रैगन्स उस पर अटैक कर देंगे। कैंग से कर्सेस का भार अब सहा नहीं जा रहा था और इतने सारे कर्सेस मिलने के बाद वो अंदर से टूट चुका था। जले पर नमक छिड़कने के लिए डिओर्का बताती है कि उससे और नाइट को ड्रैगन की ब्लेसिंग मिली है क्योंकि उन्होंने ड्रैगन से ऑनरेबल बैटल की थी। ये ब्लेसिंग कैंग के कर्स से बिल्कुल विपरीत है और ड्रैगन वक्त आने पर डिओर्का और नाइट की रक्षा कर उन्हें जरूर बचाएगा। सिटी को बचाने के लिए नाइट कैंग का आभारी है
और गॉड इसे अच्छा मौका देख कैंग से अकेडमी जाने की बात करने को कहता है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान में उन्हें कुछ विचित्र बादल दिखे। कैंग का ड्रैगन कर्स एक्टिवेट हो चुका है और मरे हुए ड्रैगन की आत्मा कैंग से बदला लेने आ गई थी। ड्रैगन की रेज इतनी पावरफुल है कि उसकी आत्मा स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अब बैटल करने के अलावा कैंग के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो सोचता है कि जब ओरिजिनल ड्रैगन उसके सामने नहीं टिक पाया तो ये स्केलेटन क्या ही कर पाएगा, पर कैंग इससे अनजान है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसने एक बोन ड्रैगन को तो बड़े आराम से मार दिया, पर ऐसा करते ही उसका कर्स कई बार एक्टिवेट हो गया। हम देखते हैं कि सिटी में बोन ड्रैगन्स की पूरी आर्मी आ गई जिनका टारगेट केवल कैंग था। जब नाइट ने उसे बचाने की कोशिश की तो ड्रैगन्स ने उस पर भी अटैक कर दिया, पर ड्रैगन ब्लेसिंग से एक और बोन ड्रैगन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट हुआ और आखिर में दोनों ड्रैगन्स आपस में ही लड़ने लगे। पूरी सिटी में अफरा तफरी मच गई है और हर तरफ ड्रैगन्स तबाही मचाते नजर आ रहे हैं। डिओरका भी लगातार फाइट कर थक चुकी है, पर ड्रैगन्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेहोश हो जाने पर डिओरका की ब्लेसिंग से क्रिएटेड बोन ड्रैगन उसे भी प्रोटेक्ट करने आ जाता है। इस बैटल का कोई अंत नजर न आने पर कैंग अपनी पूरी पावर से एक हाई इंपैक्ट अटैक करता है और सुबह होते होते सारे ड्रैगन्स मारे जाते हैं। स्लाइम्स भी उस एरिया को साफ करने आ गए, पर ड्रैगन बोन्स रेयर इंग्रेडिएंट्स हैं तो स्लाइम्स उन्हें नहीं खा सकते थे। डिओरका बताती है कि बोन ड्रैगन्स कभी भी ग्रुप में हंटिंग नहीं करते और ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे ड्रैगन्स एक साथ अटैक करने आ गए थे। कैंग समझता है कि ये उसकी आउटसाइडर ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। नल्स को पावर खाना खाने से मिलती है, पर कैंग जब इन पावर्स को यूज करता है तो इसमें उसकी पूरी लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है। लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट होते ही ड्रैगन कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ड्रैगन्स उस पर अटैक करने आ जाते हैं। इसके बाद आउटसाइडर ब्लेसिंग की वजह से कैंग की रिकवरी हो जाती है और ड्रैगन को मारने पर दोबारा उसकी लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है, जिससे एक और ड्रैगन क्रिएट हो जाता है। ये एक इनफाइनाइट लूप है और इसका सोल्यूशन यही है कि कैंग को अपनी पावर्स हिसाब से यूज करना आना चाहिए ताकि उसकी लाइफ फोर्स कभी भी इतनी लो ना हो कि ड्रैगन क्रिएट हो सके। इस बैटल का एक फायदा भी हुआ है, उन्हें काफी ज्यादा क्वांटिटी में ड्रैगन बोन्स मिले हैं जिनके रेयर होने के कारण उन्हें बेशकीमती माना जाता है और मार्केट में उनका अच्छा प्राइस मिलता है। नाइट कैंग से बेहद इम्प्रेस्ड है और वो उसे उसके बेटे के साथ अकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। गॉड ये सुनकर बहुत खुश है क्योंकि उसका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो चुका था। नाइट कैंग को उनके घर चलने का इन्विटेशन भी देता है, जिसे कैंग खुले दिल से एक्सेप्ट करता है। कैंग और डिओरका फाइनली नाइट के आलीशान मैंशन पहुंच चुके हैं, पर उन्हें मैंशन में आते देख कोई नाखुश नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हीरो टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है और सभी लोग अपने चहेते हीरोज को मोटिवेट करने आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चॉय स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, पर यूबोरा और मियान के सपोर्टर्स की भी कमी नहीं है। सेंटेस ने टूर्नामेंट शुरू करने की घोषणा की और सभी हीरोज खुद को साबित करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़े। चॉय ने पहले से ही एक कैरेज का इंतजाम कर रखा था जिस पर वो अपनी टीम के साथ सवार होकर सबसे पहले फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। आर्या से भागा नहीं जा रहा था तो यूबोरा ने उसे पकड़ा और अपनी स्पीड ब्लेसिंग का यूज करते हुए वो भी चॉय के कैरेज जितना तेज भागने लगी। मियान की टीम भी पूरे जोश में आगे बढ़ रही है, पर ओहानो को कोई भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। वो अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा है कि तभी जूलिया वहां से गुजरती है। ओहानो जूलिया को पहले से नहीं जानता और उसकी स्पेशल ब्लेसिंग की वजह से जूलिया उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाती है। ओहानो तुरंत उसके पीछे बैठ गया और फाइनली उसके लिए भी टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। आगे सेंटिस की नाइट उसे ये बताती है कि पिछली रात नॉर्दर्न सिटी में रेड ड्रैगन किंग को देखा गया था। ये सुनकर सेंटिस के होश उड़ गए क्योंकि कई सौ साल पहले उन्होंने खुद ही हीरो के साथ मिलकर उसका अंत किया था। सेंटिस को यकीन है कि ड्रैगन किंग उनके हाथों मारा जा चुका था, पर नाइट को शक है क्योंकि गॉड्स ड्रैगन को रिवाइव कर सकते हैं। सेंटिस कहती है कि सारे गॉड्स टूर्नामेंट देखने में बिजी हैं, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, पर उसे भी ये अजीब लग रहा था क्योंकि ये इंसिडेंट एक ऐसी सिटी में हुआ था जहाँ इस समय कोई भी हीरो प्रेजेंट नहीं है। तभी उसके दिमाग में कैंग हेंसू का ख्याल आया और उसे लगने लगा कि कहीं उसका गॉड जो उसे गॉडेस से बचा रहा है, कहीं वो ही इस इंसिडेंट का असली कल्प्रिट तो नहीं है। सेंटिस तुरंत वहां जाने को तैयार हो गई क्योंकि वो जल्द से जल्द ड्रैगन को मार डिस्ट्रक्शन रोकना चाहती थी, पर नाइट इन्फॉर्म करती है कि ड्रैगन पिछली रात ही मारा जा चुका है। उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, पर बताया जा रहा है कि एक नाइट ने अकेले ही ड्रैगन ब्रेथ को ब्लॉक कर ड्रैगन का सामना किया था। सेंटिस को अभी इंसिडेंट की न्यूज अफवाह लगने लगी क्योंकि ड्रैगन्स इतने वीक नहीं होते कि उन्हें नाइट की नॉर्मल तलवार और तीरों से मारा जा सके। सेंटिस अपने रूम में आ चुकी है, पर वो परेशान है क्योंकि उससे इतनी सारी चीजें अकेले हैंडल नहीं हो रही थी। तभी उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि मैजिक अकेडमी की प्रिंसिपल उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। अकेडमी की प्रिंसिपल सेंटिस को ग्रीट करते हुए बताती हैं कि इस साल कई नए पावरफुल स्टूडेंट्स अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं और इसीलिए वो अंडरग्राउंड लैबिरिंथ को रीओपन करवाना चाहती है। लैबिरिंथ हिस्टोरिकल पीरियड में बनाई गई वो भूल भुलैया है जहाँ पर ऐसे आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जिनमें अब नॉर्मल पावर्स होती हैं। सेंटिस इससे राजी है और कहती है कि टूर्नामेंट ओवर होते ही वो हीरोज को अकेडमी भेज देगी ताकि वो इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में और जान सकें। पर सेंटिस को एक चिंता खाए जा रही थी, वो नहीं जानती कि इस टूर्नामेंट से कितने हीरोज टेंपल जिंदा वापस आ पाएंगे। दूसरी तरफ जूलिया ओहानो को फॉरेस्ट में ले आई है जहाँ वो उसकी फ्रेंड लेशा से भी मिलता है। लेशा अपनी ऑब्जर्वेशन ब्लेसिंग से ओहानो की स्टेटस विंडो चेक करती है और उसे पहली बार किसी के पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिखी थी। एक लेजेंडरी हीरो से मिलकर वो खुश है, पर आश्चर्यचकित भी होती अगर अब तक वो कैंग से ना मिली होती। उन्हें वहाँ पर कोई भी ऑर्क नहीं दिखा, पर उन्हें कुछ ऑर्क की डेड बॉडीज मिलती हैं। तभी उन्हें फॉरेस्ट में से आवाज आई और आगे जाकर देखने पर वो आर्या और यूबोरा को मिलकर ऑर्क से फाइट करते देखते हैं। उनका टीम वर्क काबिले तारीफ है जिससे कोई भी ऑर्क उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। यूबोरा अपनी मैजिक ब्लेसिंग का यूज कर
एक के बाद एक ऑक्स की हंटिंग किए जा रही है और शांत क्लास प्रेसिडेंट का ऐसा रूप देख ओहानो को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यूबोरा ये कहकर वहां से चली जाती है कि उन्हें दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए और अपनी अपनी हंटिंग पर फोकस करना चाहिए। उनके जाते ही कुछ ऑक्स वहां आ गए और दोनों लेडीज बैटल पोजीशन ले लेती हैं, पर महान ओहानो उन्हें पीछे रहने को कहता है। वो अकेले ऑक्स का सामना करना चाहता था और इसीलिए अपने फायर मैजिक से उन पर अटैक कर देता है, पर उसके मैजिक का उन पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ और ऑक के एक ही अटैक से ओहानो चारों खाने चित हो जाता है। लेशा और जूलिया को लगा कि शायद उन्होंने उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था और सारे हीरोज कैंग जितने स्पेशल नहीं होते। वो दोनों भी अकेडमी जाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अकेडमी में वो कैंग से दोबारा मिल पाएंगी। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती और इसीलिए मिलकर सभी ऑक्स को बड़ी आसानी से मार देती हैं। आगे हम देखते हैं कि चॉय और मियान दोनों एक साथ फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं और उनका आमना सामना हो जाता है। मियान को उससे बराबरी करते देख चॉय गुस्से में है और माहौल गरमाने पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। चॉय हंटिंग पर पूरा फोकस कर रहा है और ऑक्स से फाइट करने में उसे ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही थी। हंटिंग के दौरान उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा है कि उसे ये टूर्नामेंट हर हाल में जीतना है और कोई भी उसकी फर्स्ट पोजीशन उससे छीन नहीं सकता। इधर मियान की टीम को कई ऑक्स ने घेर लिया था। मियान भी ऑक्स के बीच फंस चुकी है क्योंकि उसकी चार्म ब्लेसिंग से ऑक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एक हीरो से बचाने की कोशिश करता है पर अपना एक हाथ खो देने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मियान को जब पकड़ लिया गया तो उसके टीम मेंबर्स उसे बिट्रे कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो उसके लिए अपनी जान नहीं दे सकते, पर वो जो ऑक्स का ध्यान खींचने में सक्षम है उन सबकी जान बचा सकती है। इस धोखे से मियान सदमे में है पर वो तब भी उन सबको बचाने के लिए अपनी ब्लेसिंग का यूज कर ऑक्स का ध्यान खींचती है। जो हीरो इंजर्ड है उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था, पर अपनी हालत की वजह से वो मियान को बचाने में असमर्थ है। सारे ऑक्स मियान के पीछे भागने लगे और उन्होंने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। मियान को लगा कि उसका आखिरी समय है और वो आंखें बंद कर अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। जब उसने आंखें खोली तो वो देखती है कि इंजर्ड हीरो बाइक इल्मन उसके सामने है। किसी तरह उसकी रिकवरी हो गई थी और उसका हाथ पहले जैसा हो गया था, पर हैरानी की बात यह है कि उस एरिया के सारे ऑक्स और उनके टीम मेंबर्स मारे जा चुके थे। बाइक मियान को सेफ देख खुश है पर एग्जॉशन की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सारे गॉड्स की आंखें भर आईं, पर एक डीमन गॉड उसके और बाइक के बीच जल्दबाजी में हुए इस कॉन्ट्रैक्ट से बेहद खुश है। बाकी हीरोज भी डर डर कर हंटिंग कर रहे थे कि तभी चॉय की टीम मेंबर उन्हें बताती है क्लास प्रेसिडेंट यूबोरा उनके वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड में भी फर्स्ट पोजीशन पर चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस वर्ल्ड में भी वो यूबोरा से पीछे रह जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो उन्हें चॉय की हेल्प करनी होगी जिससे वो यूबोरा को फर्स्ट आने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ कैंग नाइट के मैंशन में उसकी सेवा सत्कार का आनंद उठा रहा था। नाइट ने कैंग को उनके बड़े बेटे के साथ अकेडमी अटेंड करने को कहा है। छोटे बेटे के पास पहले से ही एक पार्टनर है पर बड़ा बेटा अकेडमी ड्रॉप आउट है, मतलब कैंग को नाइट के कमजोर और डरपोक बेटे के केयर टेकर के रूप में अकेडमी भेजा जा रहा है। कैंग इससे खुश नहीं है पर डेओरका ट्रांसलेट करते हुए कह देती है कि कैंग उनके बेटे का खास दोस्त और पावरफुल पार्टनर बन अकेडमी जाने को तैयार है। कैंग डेओरका की इस मनमर्जी से नाराज है पर नाइट का दिल रखने के लिए वो तैयार हो जाता है। कैंग का डिसीजन सुन नाइट और उसकी वाइफ को ऐसा लगा जैसे बरसों बाद खुशियों ने दोबारा उनके दरवाजे पर दस्तक दी हो। डेओरका अपने शब्दों को कैंग के शब्द बताकर कहती है कि कैंग उनके उस डरपोक बेटे से मिलना चाहता है जो घर आए गेस्ट से मिलने के बजाय अपने कमरे में छुपा बैठा है। ये सुन नाइट और उसकी वाइफ दोबारा रोने लगते हैं और उन्हें काफी समझाने बुझाने के बाद कैंग भी अपने रूम में आ जाता है। जब उसने डेओरका से अकेडमी के बारे में पूछा तो डेओरका बताती है कि उन 4 अकेडमीज में से एक है जिन्हें ह्यूमंस ने मॉन्स्टर्स और डीमंस को अपोज करने के लिए बनाया था। यहाँ के स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स से फाइट करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद भी वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते और इसीलिए अकेडमी अब षड्यंत्रकारी ग्रुप्स का ठिकाना बन चुकी है। तभी नाइट का बड़ा बेटा कैंग के रूम में बवंडर की तरह आ जाता है। वो कैंग से लड़ने आया है क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उस लड़के की बातें समझने के लिए कैंग को कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके हाव भाव ही सब बयां कर रहे थे। अब क्योंकि नाइट ने उसकी जिम्मेदारी कैंग को दी है और कैंग जो खुद भी एक अच्छा बेटा है वो उस लड़के में अपने कुछ संस्कार ट्रांसफर करने की सोचता है और इसीलिए कैंग ने उस लड़के की धुलाई शुरू की। वो उसे ये समझाना चाहता था कि उसके पेरेंट्स ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं तो उसे एक अच्छा बेटा बन उनका सपोर्ट करना चाहिए। कैंग जो खुद अपनी फैमिली से दूर हो चुका था उसे इतनी केयरिंग फैमिली के बिगड़े बेटे को देख गुस्सा आ गया और भावनाओं में बहकर उसने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया। वो लड़का डरकर वहां से भागने लगा पर डेओरका ने मैजिक अटैक से उसे बेहोश कर दिया। उसकी कंडीशन देख सभी घबरा गए और हीलर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। शरीर में जान आते ही वो फिर से कैंग पर भड़क गया पर इस बार कैंग ने ड्रैगन कर्स को एक्टिवेट किया जिससे एक बोन ड्रैगन क्रिएट हुआ और उसने कैंग को निगल लिया। कैंग ने पावर्स का डिफरेंस समझाते हुए उस बोन ड्रैगन को तोड़ दिया और इतना पावरफुल ह्यूमन देख वो लड़का भी सहम गया। अगले दिन वो सभी अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। एक हाई लेवल डीमन होने के बावजूद डेओरका अकेडमी में अलाउड है क्योंकि वो कैंग की स्लेव है और स्लेव्स ओनर की प्रॉपर्टी माने जाते हैं। रास्ते में कैंग को एक साइन बोर्ड दिखा जिसे ट्रांसलेट कर डेओरका बताती है कि वो सकरवॉट्स सिटी में एंटर कर चुके हैं। जैसे जैसे अकेडमी पास आते जा रही थी वैसे वैसे बड़े बेटे की दिल की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही थी और वो डर से कांप रहा था। अकेडमी की सुरक्षा व्यवस्था देख कैंग को लगा कि वो किसी अकेडमी में नहीं बल्कि एक फोर्ट्रेस सिटी में आ चुका है। नाइट का छोटा बेटा और उसकी पार्टनर सेलेरोना भी कैंग से इंटरैक्ट करते हैं और बातें करते करते वो फाइनली अकेडमी पहुंच चुके थे। कैंग ने फिजिकल टेस्ट पहले ही क्लियर कर लिए थे और काउंसलिंग रूम में काउंसलर उसकी फेरी ब्लेसिंग देखकर उसका एडमिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर आने पर कैंग हॉस्टल जाना चाहता है पर गॉड की जिद करने पर वो एक स्टैचू को देखने चला जाता है। गॉड उस स्टैचू को देख खुशी से झूमने लगता है और तभी नाइट का छोटा बेटा और सेलेरोना वहां आकर कैंग को बताते
बताते हैं कि ये हीरो पेडोनिकस का स्टैचू है, जिसे हीरो का राइवल कहा जाता है। पेडोनिकस भी इसी अकेडमी से था और उसे पुराने समय में किसी और वर्ल्ड से समन किया गया था। गॉड की उत्सुकता देख कैंग को शक होने लगा और वो इसके बारे में प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। तभी एक एरोगेंट सीनियर वहां आ जाता है और कैंग से स्टैचू पर बैनर लगाने को कहता है। बैनर के बारे में पूछने पर सीनियर गुस्सा हो गया, क्योंकि ये बैनर असल में हीरोज को वेलकम करने के लिए लगाया जा रहा था। मतलब ये वही अकेडमी है जहां हीरोज फ्यूचर में एडमिशन लेने वाले हैं। कैंग को समझ आ गया कि गॉड ने उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला है। गॉड उसे उसी अकेडमी में ले आया था जहां कुछ टाइम बाद हीरोज भी आने वाले थे। गॉड कैंग को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके रहते उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैनर लगाने के बाद सीनियर एरोगेंटली कैंग को वहां से जाने के लिए कहता है। कैंग सीनियर की बातों को ना समझ पाने की एक्टिंग करने लगा, जिस पर सीनियर भड़क गया और वो कैंग को अकेडमी के एक ऐसे हिस्से पर ले आया जहां सीनियर्स अक्सर अपनी मनमानी किया करते थे। यहाँ पर ना ही फैकल्टी आती है और ना ही किसी सर्वेलियंस का इंतजाम है। मतलब कैंग भी यहाँ अपनी मनमानी कर सकता है। उसने सीनियर का गला पकड़ होटल में से एक हथौड़ा मंगवाया और उसी हथौड़े से सीनियर को पीटना शुरू किया। एक और सीनियर जब उसे रोकने आई तो कैंग ने उस पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। सीनियर्स को मजा चखाने के बाद कैंग वापस अपने रूम में आ जाता है जहाँ डियोरका स्ट्रेचिंग कर रही थी। कैंग उसे उसके साथ चलने को कहता है क्योंकि वो रात के अंधेरे और शांति में अकेडमी एक्सप्लोर कर वहाँ के राज जानना चाहता था। कैंग और डियोरका एक बार में जाते हैं जहाँ सीनियर्स अक्सर हैंग आउट किया करते थे। वहाँ उसने एक सीनियर को रिश्वत दी क्योंकि उसे पता चला था कि वो उनकी अकेडमी में चुपके से एंट्री करवा सकता है। इस व्यक्ति के बारे में कैंग को उन दोनों सीनियर्स ने बताया था जो सुबह सुबह ही उसके नए दोस्त बने थे। सीनियर को पैसों से ज्यादा डियोरका में इंटरेस्ट है और वो कैंग से उसे वहीं छोड़कर जाने को कहता है। ये सुनते ही डियोरका ने उस सीनियर को उसकी औकात याद दिला दी। जब बाकी लोगों ने उस पर अटैक करने की कोशिश की तो डियोरका ने उन्हें भी उनकी भाषा में समझा दिया। ये प्लान फेल होने पर कैंग एक दूसरा तरीका सोचता है। अकेडमी में परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए सीनियर्स नाइट ड्यूटी किया करते हैं और कैंग ने ऐसे ही एक सीनियर पर अटैक कर अकेडमी में एंट्री ले ली थी। कैंग ने उसका केप भी ले लिया जिससे अब उसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। कैंग अकेडमी में उस स्टैचू के बारे में जानने आया था जिसे देख गॉड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डियोरका बताती है कि ये पेडोनिकस का स्टैचू है जिसे हीरो का कंपेनियन कहा जाता है, पर पेडोनिकस ने असल में वेम्पायर बन हीरो की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया था। गॉड ने कैंग से कहा था कि उस स्टैचू के पास कोई हिंट मिलेगी, जिस पर डियोरका बताती है कि पेडोनिकस के सामने उसी वुमेन नाइट का स्टैचू है जिसे उसने किडनैप किया था। पेडोनिकस का स्टैचू हमेशा नाइट की तरफ देखता है, पर वुमेन नाइट का स्टैचू दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। वो दोनों वुमेन नाइट के स्टैचू का डायरेक्शन फॉलो करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक मैप दिखता है। मैप एक एरिया की लोकेशन बता रहा था जो लेक के पास है। डियोरका एक पुरानी कहानी बताती है कि एक बार एक जलपरी पेडोनिकस का इंतजार करते करते स्टैचू में बदल गई थी। कैंग को इस पर विश्वास नहीं है, पर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सच में जलपरी का स्टैचू नजर आता है जो पेडोनिकस की तरफ ही पॉइंट कर रहा था। क्योंकि जलपरी का फेस नीचे की तरफ है तो कैंग वहां पर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसका हाथ ग्लो करने लगा और उसकी उंगली पर एक मैजिकल रिंग अपीयर हो गई। इस रिंग से कैंग को फॉरगिवनेस की ब्लेसिंग मिली। इस ब्लेसिंग से कैंग का खुशहाल चेहरा लोगों को उसके प्रति अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने पर मजबूर कर देगा और उसका दुखी चेहरा देख लोग उसे उसकी सभी गलतियों के लिए माफ कर देंगे। कैंग फाइनली इतने टाइम बाद एक ब्लेसिंग पाकर खुश है, पर गॉड उसकी नई ब्लेसिंग से नाराज नजर आ रहा था क्योंकि वो कैंग की जिंदगी में जरा सा भी कंफर्ट नहीं देखना चाहता है। थोड़ी ही देर में कुछ प्रोफेसर्स कैंग को वहां पकड़ लेते हैं। वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था और उसके साथ एक हाई लेवल डीमन को देख वहां का माहौल गरमाने लगा। कैंग अपनी नई फॉरगिवनेस ब्लेसिंग का यूज करते हुए मुंह लटका लेता है और उसकी ब्लेसिंग भी अपना काम करने लगती है। कैंग को सीधा साधा नया स्टूडेंट समझकर सभी प्रोफेसर्स उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स को अकेडमी में वेलकम किया जाता है। उन्हें आज उनके नए प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स के बीच डियोरका भी है जो बस इन इवेंट्स को देखने आई थी। वो बताती है कि प्रोफेसर्स में कुछ स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस भी हैं और तभी अकेडमी की नई प्रोफेसर काउंसिल वुमेन सेलेबस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसे देखकर कैंग की पुरानी यादें ताजा हो गई और सेलेबस का फीनिक्स भी कैंग को पहचानने लगा था। इसके बाद अकेडमी प्रिंसिपल भी वहां आ जाती हैं, जो स्टूडेंट्स को बताती हैं कि बहुत जल्द हीरोज भी अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। अब क्लास डिवीजन की बारी थी और सभी स्टूडेंट्स को अपर और लोअर क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा और इसका फैसला सर्वाइवल से होगा। स्टूडेंट्स को आपस में फाइट कर तब तक टिके रहना है जब तक उनकी संख्या आधी ना हो जाए। प्रिंसिपल के ऑर्डर देते ही सभी स्टूडेंट्स आपस में ही भिड़ गए। वो कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर कैंग को ये सब देख बड़ा मजा आ रहा था। अब क्योंकि उसके पास फॉरगिवनेस की ब्लेसिंग है तो अपने एक्शंस के लिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। वो भी बीच में कूद पड़ा और ऐसा लग रहा था कि मानो शेर जंगल के छोटे मोटे जानवरों के शिकार पर निकला हो। नाइट का बड़ा बेटा अपर क्लास में नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। इसके बाद सभी अपर क्लास स्टूडेंट्स को वेलकम कर बताया जाता है कि अगर उनके ग्रेड्स सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे तो उन्हें मिडिल क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अकेडमी के दो कोर्सेस हैं, नाइट और मेज। स्टूडेंट्स अपने स्किल्स के हिसाब से इनमें से एक कोर्स को चूज कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें उसी पर्टिकुलर कोर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अपर क्लास का प्रेसिडेंट प्रिंस रीजल है जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। क्लास प्रेसिडेंट के बारे में जानकर कैंग को यूबोरा का ख्याल आया और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज का टूर्नामेंट भी ओवर हो चुका है। टूर्नामेंट के रिजल्ट से सेंटिस भी हैरान है क्योंकि यूबोरा फर्स्ट नहीं आई थी। रिजल्ट्स अनाउंस करने का टाइम आ चुका है, जिसका सभी हीरोज और उनके सपोर्टर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस टूर्नामेंट का विजेता चॉय है, जिसे इनाम में होली स्वॉर्ड दी जाती है। सेंटिस चॉय से कहती है कि ये स्वॉर्ड उसकी स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगी। सेंटिस उसे स्वॉर्ड उठाकर मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ कहने को कहती है। चॉय उसके शब्दों को दोहराता है और तभी होली स्वॉर्ड में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिससे वहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ और चॉय अपने आप टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होकर चॉय बिल्कुल दूसरी जगह पर
आ गया था और हम देखते हैं कि वो असल में ऑर्क विलेज आ गया है जहाँ गार्डियन उसका इंतजार कर रहा था। रूल्स के मुताबिक चॉय को गार्डियन के साथ ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और बिना समय गवाए गार्डियन उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है। चॉय को देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो यहाँ केवल पिटने के लिए आया हो। कैंग से मिलने के बाद गार्डियन को अपनी पूरी पावर्स से फाइट करने की आदत हो चुकी थी, पर उसे ट्रेनिंग में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे अपनी पावर्स कंट्रोल कर चॉय से लड़ना पड़ रहा था। पर अब कंप्लेन करने से क्या फायदा, और जो मिला है उसी में खुश रहना पड़ेगा, यही सोचकर ऑर्क चॉय से फाइट करने चला जाता है। चॉय जब तक गार्डियन को डिफीट नहीं कर देता तब तक वो इन ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर नहीं निकल पाएगा। जिस खेल में अपनी जीत पक्की हो उसे खेलने में अलग ही मजा आता है और यही मजा गार्डियन को चॉय से बैटल करने में आ रहा था। वो चॉय की जमकर धुलाई करता है और पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में उसे उछालते पटकते हुए उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ अकेडमी में एक प्रोफेसर कैंग को उनकी स्वॉर्डमैनशिप की क्लासेस अटेंड करने से रोकता है। कैंग के पास वॉरियर ब्लेसिंग नहीं है जो टेंपल में हीरोज को स्पेशल चाय पीकर मिली थी। प्रोफेसर की क्लास अटेंड करने के लिए इस ब्लेसिंग का होना जरूरी है और कैंग के पास ये ब्लेसिंग न होने पर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। पर कैंग के पास वॉरियर से भी स्पेशल ब्लेसिंग थी जिनका यूज करते हुए उसने सबसे पहले क्लासरूम का दरवाजा तोड़ा और फिर अपने पावरफुल रेड ऑरा से स्वॉर्ड क्रिएट कर सबको चौंका दिया। ऑरा ब्लेड वही क्रिएट कर सकता है जिसके पास वॉरियर ब्लेसिंग हो, पर कैंग को ऐसा करते देख टीचर घबरा जाता है और उसे क्लास अटेंड करने की परमिशन मिल जाती है। बाकी स्टूडेंट्स से कैंग को पता चला कि उन्हें वॉरियर ब्लेसिंग स्पेशल मेडिसिन से मिली थी और उनकी कंफर्टेबल लाइफ के बारे में जानकर कैंग को उनसे जलन हो रही थी। क्लास प्रेसिडेंट रीजल कैंग को उसका सबऑर्डिनेट बनने को कहता है और ऑफर देता है कि ऐसा करने पर वो कैंग को अनलिमिटेड मेडिसिन देगा जिससे उसे ब्लेसिंग्स आसानी से मिल सकती हैं। कैंग इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो रीजल से अपना रास्ता नापने को कहता है। इससे पहले कि रीजल उसका जवाब दे पाता, कैंग की फॉरगिवनेस ब्लेसिंग सब संभाल लेती है। प्रोफेसर क्लास में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उन्हें एक ड्रैगन का दांत दिखाता है जिससे अभी कुछ दिनों पहले ही मारा गया था। ड्रैगन का दांत देख कैंग को खुद पर गर्व महसूस हुआ और उसे दुनिया बेहद छोटी लगने लगी क्योंकि ये उसी रेड ड्रैगन किंग का दांत है जिसे कैंग ने मारा था। क्लास ओवर होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कैंग से मिलने आते हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एंट्रेंस सेरेमनी में कैंग ने मारकर लोअर क्लास में भेजा था। वो कैंग को अकेले मिलने बुलाते हैं और वो तुरंत उनके साथ चला जाता है क्योंकि वो पहले से ही बोर हो रहा था। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप कैंग का पहले से ही इंतजार कर रहा है और उन्होंने उसके मुंह बोले दोस्त नाइट के बड़े बेटे को काफी बुरी तरह मारा भी है। कैंग को गुस्सा और हंसी दोनों आई। हंसी नाइट के बेटे की बेवकूफी पर जो ये सोचकर लोअर क्लास में गया था कि वहाँ उसका बुली से पाला नहीं पड़ेगा, और गुस्सा उन बुलीज पर क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे को चोट पहुंचाई थी जिसकी जिम्मेदारी कैंग को सौंपी गई है। कैंग ने पोर्टल में से एक बोन निकाला और एक स्टूडेंट उसके हाथ में बोन देख उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी कैंग ने उस पर बोन से अटैक किया और वो हवा को चीरते हुए पीछे जा गिरा। कैंग कहता है आज की उसकी सारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं और इसीलिए वो उन सभी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त जो किंगडम के एलीट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं, एक नो नेम कॉमनर उनका इतना बुरा हाल कैसे कर सकता है। कैंग ने अपने कर्सेस का यूज कर एक मॉन्स्टरस ऑरा क्रिएट किया जिसने लीडर को जकड़ लिया। इस ऑरा से लीडर और उसके साथी घबराने लगे और तभी कैंग ने उन पर अटैक कर उन्हें उनकी जगह दिखा दी। कैंग नाइट के बेटे से कहता है कि उसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। किसी के भी पूछने पर वो ये नहीं बताएगा कि उन बुलीज का ये हाल कैंग ने किया है और उसका नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि एक लेवल 1 ने एलीट्स को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया है। तभी उनमें से एक को होश आ गया और कैंग उसे बाकी सबको वहां से ले जाने को कहता है। कैंग उसे सार्कास्टिकली कहता है कि अच्छा हुआ ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिना ज्यादा वायलेंस यूज किए सॉल्व हो गई और अपने एक्शंस को सेल्फ डिफेंस बताकर वो ये मामला वहीं खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि डीमन कॉगमॉस भी वापस अपने घर माउंटेन्स में आ चुका है। वो कैंग और डियोरका जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स के बीच खुद को कमजोर महसूस कर रहा था तो वो गॉब्लिन्स के पास आ जाता है जो उससे वीक है और उसे अपना किंग मानते हैं। सारे गॉब्लिन्स अपने किंग को देख बहुत खुश हैं और डीमन का स्वागत किया जाता है। तभी डीमन को एक विचित्र एनर्जी फील हुई जिससे वो घबरा गया और उसका सुख चैन वापस दुख और डर में बदल गया क्योंकि हमारे हीरोज ट्रेनिंग के लिए सेंटेस के साथ उन्हीं माउंटेन्स में आ चुके थे।